नायक मौत का सामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मिस्टी फ्लावर क्रू और उनका नेता, जिसे अमर कहा जाता है, एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता। युन्हा नाम का एक बेरसेकर खिलाड़ी राक्षसों का नाश करने के लिए जीता था। यही उसके अस्तित्व का असली मकसद था। वह और उसकी टीम दुनिया के 8 काले कालकोठरियों में से एक रसातल में उतरे। इससे पहले कोई भी इतनी दूर नहीं गया था। वहां कई राक्षसों का नाश हुआ, लेकिन कई और अभी भी मारे जाने बाकी थे। लेकिन युन्हा को न तो चैन था और न ही नींद। उसे बस उसके बाद की चिंता थी। हर राक्षस को हराने के बाद अगला राक्षस कौन सा होगा, यह तय करना था। और रसातल में चुनने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा लग रहा था कि इतने सारे संभावित प्रतिद्वंद्वी थे कि हर एक को याद रखना नामुमकिन था और ज़रूरी भी नहीं था। नायक बहादुरी से लड़ा। उसे अभी तक अंदाज़ा नहीं था कि इस कालकोठरी में उसका 32 साल का जीवन समाप्त हो जाएगा। उसने अपनी तलवार से एक प्राणी को कुचल दिया और अगले घातक प्रहार की तैयारी में लग गया। अपनी सारी शक्ति और सामर्थ्य उनमें से प्रत्येक पर लगा रहा था। उसके पीछे मारे गए राक्षसों के पहाड़ थे, लेकिन युन्हा पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिना रुके आगे बढ़ता रहा। और यह एक भूल थी, क्योंकि खतरा वहां छिपा था जहां किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। राक्षस ने अपनी शक्तिशाली नुकीली पूंछ घुमाई। युन्हा को पीछे से हलचल महसूस हुई, ठीक उस समय जब वार से बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। नायक के संतुलन खोने के बाद उसके पास अगले हमले को रोकने का समय नहीं था। राक्षस के तीखे दांत तलवार वाले हाथ में धंस गए। टकराव कई मिनट तक चला। कवच ने युवक की अच्छी तरह रक्षा की, लेकिन राक्षस के जबड़े का दबाव और भी मजबूत। उसी क्षण पूंछ का एक और वार हुआ और अब हमारा नायक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। वह लड़खड़ाकर गिरने लगा। पत्थर चारों दिशाओं में उड़ गए, लेकिन युन्हा ने हथियार से अपना हाथ छुड़ाकर पलटवार किया। राक्षस का सिर हवा में ऊंचा उठ गया। एक और दुश्मन हार गया और अगले दुश्मन को रास्ता मिल गया। नया राक्षस कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। उसका एक अंग कांटों वाली एक विशाल गदा जैसा दिख रहा था। जब युन्हा ने अपने दुश्मन को अच्छी तरह देखा तो उसे एहसास हुआ, राक्षस का दूसरा हाथ भी कम खतरनाक नहीं था। राक्षस का मुंह खुला और उसने एक भयानक दहाड़ मारी। उसके दांत संदिग्ध रूप से इंसानों के दांतों जैसे थे। क्या यह सचमुच कोई उत्परिवर्ती था जो कभी इंसानों के बीच रहता था? हमारा नायक भावुक नहीं था। उसने एक खतरा देखा और उसकी बस यही सोच थी कि कैसे जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाया जाए और आगे बढ़ जाए। लेकिन युन्हा ने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन तुरंत समझ गया कि राक्षस के दांत नुकीले क्यों नहीं, बल्कि चौड़े क्यों थे। दुश्मन ने बस उसे जकड़ लिया। ब्लेड एक दबान की तरह था। जबड़ों के दबाव से तलवार टूट गई। नायक ने गाली दी और सोचने लगा कि इस स्थिति में सबसे अच्छा क्या किया जाए। वह उछल पड़ा और अपने पैरों से राक्षस की पीठ को धक्का देकर और दूर कूद गया, जिससे दूरी बढ़ गई। उतरते ही युन्हा ने अपने चारों ओर छींटों की एक लहर छोड़ी, जिससे इतने राक्षस पराजित हो गए कि पूरी जमीन खून के कुंडों से भर गई। हालांकि हथियार टूट गया था, फिर भी अपनी जान बचाने और दुश्मनों से लड़ने के लिए लड़ना संभव था। ब्लेड का बचा हुआ हिस्सा, लेकिन युन्हा ने उसे मन से ढक लिया, जिससे टुकड़ा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। जबकि राक्षस ने हमले के लिए गति पकड़ ली। अपने अविश्वसनीय आकार के बावजूद राक्षस काफी तेज और फुर्तीला था और दूरी बहुत जल्दी कम हो गई। हमारे नायक की टूटी हुई तलवार, जो नीले रंग में चमक रही थी, हवा में तैर रही थी, एक शक्तिशाली हथियार में बदल गई और अपना अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार थी। राक्षस बहुत बड़ा था, लेकिन युन्हा ने अपनी तलवार की दिशा का सही अनुमान लगाया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। गर्दन सबसे कमजोर जगह है। ब्लेड उस जीव के शरीर में मूठ तक घुस गया। उसके मुंह से खून की धाराएं फूट पड़ी और एक भयानक दहाड़ ने नायक को लगभग बहरा कर दिया। एक तेज गति से युन्हा ने अपना हथियार मृत शरीर से बाहर निकाला और अपने आसपास की स्थिति का आकलन करने के लिए मुड़ा। कोई नया प्रतिद्वंद्वी नजर नहीं आ रहा था और युवक ने खुशी खुशी जितनी हो सके उतनी सांस ली, यह देखने के लिए कि उसकी पसलियां ठीक हैं या नहीं। कुछ समय पहले ही वह पीठ के बल गिर पड़ा था। यह जरूरी था कि अपने पीछे की स्थिति का आकलन करने के लिए युन्हा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें आग की तरह चमक उठी। यह एक विशेष दृश्य था। नायक ने देखा कि उसके पीछे न केवल पराजित राक्षस थे, बल्कि वे अन्य शिकारी भी थे जो दल के साथ काल कोठरी में उतरे थे। सभी मर चुके थे। खैर,
अगर मदद करने वाला कोई और नहीं था तो यून्हा ने खुद की मदद करने का फैसला किया और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए एक नई तलवार की तलाश शुरू कर दी। एक उपयुक्त ब्लेड बहुत जल्दी मिल गया। इसकी मदद से कोई पत्थर को पार करने की कोशिश कर सकता था। योद्धा के सामने ऊंचे द्वार थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यून्हा ने बाधा पार करने और कालकोठरी के सरदार को हराने की ठान ली थी, भले ही वह अकेला ही क्यों न हो। यह सरदार कैसा होगा, इसका अंदाजा फाटकों पर लगे राक्षसों की पत्थर की आकृतियों से लगाया जा सकता था। हमारा नायक सीधे उनकी ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार दरार में घुसा दी, जिससे वह थोड़ी चौड़ी हो गई, और फिर अपने हाथों से फाटक को इतना चौड़ा किया कि उसमें से निकला जा सके। फिर चट्टानें अपने आप हिलने लगी और शिकारी ने दृढ़ता से वहां प्रवेश किया जहां कोई इंसान पहले कभी नहीं गया था। पहले ही प्रवेश कर गया। वहां घने अभेद्य अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं था। द्वार से आती रोशनी बस कुछ मीटर तक ही पहुंच पा रही थी, लेकिन यून्हा ने इस अभेद्य अंधकार का आकलन किया और समझ गया कि बॉस, अंधकार का स्वामी, यही पास में छिपा है। अचानक युवक की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंक कर एक अक्षम्य भूल की है। अंधकार का स्वामी भी उसे देख रहा था। हमला इतना तेज था कि नायक यून्ही को समझ ही नहीं आया कि यह कैसे हुआ। वह पहले से ही सीने में एक घातक घाव के साथ पीछे की ओर गिर रहा था। अनगिनत पत्थर, जिनमें से एक यून्ही के शरीर में घुस गया था, प्रहार के शक्तिशाली बल के प्रभाव से भयानक गति से पीछे की ओर उड़ गए। नायक कई बार उल्टा हुआ। वह पूरी तरह से असहाय था। हथियार उसके हाथों से गिर गया। खून चारों दिशाओं में बह गया। गति रुकी नहीं। जमीन पर गिरना। यून्ही को एहसास ही नहीं हुआ कि यह अंत है। वह नोक भी नहीं हिला सका। उसकी उंगली का। नायक अशुभ हंसी हंसा। उसने इतनी मूर्खतापूर्ण मौत की उम्मीद नहीं की थी। खिलाड़ी के अंतिम विचार यही थे कि मानवता अभी परछाइयों के स्वामी से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वह बहुत शक्तिशाली था। नायक खून से लथपथ एक चट्टान के सहारे बैठा था और सोच रहा था कि एक ऐसी काल कोठरी में मौत का सामना करना इतना बुरा नहीं है जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। यहाँ उसने निराशा से भरी एक गगनभेदी चीख सुनी। लड़की ने यून्ही को आदेश दिया कि वह मरने के बारे में सोचे भी नहीं। उसने उसे कोसा और डांटा, उसे हार न मानने का आग्रह किया। यह ली युआन था, हमारा हीरो, जिसने उसे देखा और सोचा कि यह एक भ्रम है। वह बच नहीं सकती थी। और तो और इतनी गहरी काल कोठरी में उसके पास होना तो और भी मुश्किल था। वह लड़की एक अच्छी जादूगरनी थी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके हाथ अपना काम कर रहे थे। वह एक उपचार मंत्र का जाप कर रही थी। यून्ही के ऊपर घुटनों के बल बैठी लीवान ने उसके घाव को भरने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद था और यह काम नामुमकिन था। हीरो को एहसास हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त से कहा, उसे छोड़ दो और जल्दी से अपनी जान बचाओ। येन उस आदमी पर चिल्लाई कि वह तुरंत चुप हो जाए और उसके काम में दखल न दे। उसे यकीन दिलाना था कि उम्मीद बाकी है। दरअसल जख्म बहुत गहरे थे और ऐसी हालत में किसी भी तरह का इलाज आंतरिक अंगों को ठीक करने में मदद नहीं कर सकता था। यह सिर्फ एक चमत्कार ही हो सकता था। इस समय यून्हा को लगा कि वह पहले ही मर चुका है और परलोक में प्रवेश कर चुका है। उसे अभी तक पता नहीं था कि कोई चमत्कार हुआ है। उस आदमी को अपनी साथी को काल कोठरी में अकेला छोड़ने का पछतावा हुआ और उसने उससे क्षमा। उसने अपना पूरा जीवन राक्षसों के विनाश में समर्पित कर दिया था, दूसरों की जरा भी परवाह नहीं की। उसे बेरुन भी याद आई, एक लड़की जो अभी अभी वयस्क हुई थी, और यून्हा ने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया कि उसने उसमें केवल अच्छाई देखी। उसके साथ ही ली युआन ने शिकारी की जान बचाने के लिए उसे अतीत में वापस ले जाने का प्रयास किया। यही वह चमत्कार था जिसकी उसे उम्मीद थी और उसे जीवित कर दिया। समय यात्रा की एक सीमा होती है, लेकिन लड़की को इसकी परवाह नहीं थी कि उसे इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। और एक चमत्कार हुआ, उसे बचाने की इच्छा। साथ ही इतना शक्तिशाली था कि उसे जल्द ही पीली चमक की एक धारा ने निगल लिया और उसे हमेशा के लिए उस सबसे अंधेरी काल कोठरी से दूर ले गई। यह चमक इतनी तेज हो गई कि अब कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो गया था। और इसी तरह इच्छा की महान शक्ति के चमत्कार संपन्न होते हैं। कुछ लोग उसके ऊपर खड़े थे और एक खड़खड़ाहट पकड़े हुए थे। उन्होंने उसे नाम से पुकारा और उसे अपनी ओर देखने को कहा।
हमारे नायक को लगा कि उसे फिर से मतिभ्रम हो रहा है। यून्हा ने अपनी आंखें खोली और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। वे उसके माता पिता थे। वे खुशी से मुस्कुराए कि उनका बेटा जाग गया था। बच्चा अपने माता पिता को बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह मुश्किल से 1 महीने का था, इसलिए वह बस चुप ही रह सकता था। माँ बच्चे को जगाने के लिए पिता को डांट रही थी, जबकि हमारा नायक यह समझने की कोशिश कर रहा था कि परलोक उसके बचपन के कमरे जैसा क्यों लगता था। माँ और पिताजी ने फिर से बच्चे की ओर देखा और प्यार से पूछा कि क्या वह उन्हें देखने के लिए उठा था। बच्चे ने हाथ बढ़ाकर उस महिला की छोटी उंगली कसकर पकड़ ली, मानो यह देख रहा हो कि वह असली है या नहीं। उसने प्यार से पूछा कि वह उसका हाथ कितनी देर तक थामे रखना चाहता है, जबकि उसके पिता ने उसे दुखी होकर याद दिलाया कि उसके भी हाथ हैं और उसकी 10 उंगलियां हैं, और ऐसा लग रहा था कि उसे थोड़ी जलन हो रही है। हमारे नायक को एहसास हुआ कि यह परलोक नहीं था, बल्कि वह एक बच्चे के शरीर में था, और वह अभी बोल या हिल भी नहीं सकता था। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। वह उस समय में वापस चला गया जब वह केवल 1 महीने का था। यून्हा अपनी माँ की उंगली पकड़े रहा और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। उसे एहसास हुआ कि युआन ने उसकी मृत्यु से ठीक पहले एक चमत्कार हुआ। असंभव सभी नियमों के विरुद्ध घटित हुआ था। लड़की 12 सिंहासनों के बराबर शक्तिशाली थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह सफल हुई। माता पिता इस बात पर चर्चा करते रहे कि उनका बेटा उनमें से किसके जैसा दिखता है। उसकी मुस्कान उसके पिता जैसी थी और आंखें उसकी माँ जैसी। बच्चा उन्हें उदास होकर बड़ों जैसी नज़रों से देख रहा था। यून्हा ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने माता पिता को फिर कभी जीवित देख पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। जब वह 6 साल का था तब उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें राक्षसों ने मार डाला था। तब से लड़के ने राक्षसों के विनाश में अपने अस्तित्व का अर्थ, लेकिन युआन की बदौलत उसे दूसरा मौका मिला। इसलिए नहीं, यून्हा ने कसम खाई कि इस बार वह भविष्य बदल पाएगा। वह इतना दृढ़ था कि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन यह 1 साल के बच्चे की मुट्ठी थी जिसके माता पिता भावुक होकर लगभग रो पड़े और अपने बेटे की तस्वीरें लेने लगे। हालांकि हमारे नायक ने अपने जीवन की स्मृति को बरकरार रखा, फिर भी वह एक बच्चा ही रहा, और इसलिए उसके पास बहुत सीमित अवसर थे जो असहनीय था। उसके सभी कार्य कम कर दिए गए थे। अच्छा खाना और अच्छी नींद लेना, ऐसी यातना दिन ब दिन जारी रही। उसे अपने लिए कम से कम कोई न कोई गतिविधि तो ढूंढनी ही थी। दूसरा मौका मिलने पर यून्हा ने अपनी यात्रा लगभग बिल्कुल शुरुआत से शुरू की, और पहला काम जो उसने खुद को दिया वह था बस करवट बदलना। जब वह इस आसान सी क्रिया का कई बार अभ्यास कर रहा था, तभी उसकी बड़ी बहन युना आई और नन्हे को प्रोत्साहित करने लगी। युना हमारे नायक से 4 साल बड़ी थी और उसे दुनिया में किसी से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिसका मतलब था कि वह उसके साथ काफी समय बिताती थी। छोटा भाई हमारे नायक को आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन की यादें उसके माता पिता की यादों से कहीं कमजोर थीं, लेकिन उसे अतीत का एक पल विस्तार से याद था। जिस दिन उनके माता पिता की मृत्यु हुई, उस दिन युना ने अपने भाई को कसकर गले लगाया और उससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उसके साथ रहेगी। जिस दिन राक्षसों ने उनके माता पिता को मार डाला, उस दिन बहन ने युम्भू को कसकर गले लगाया और उससे वादा किया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने यह वाक्य सैकड़ों बार दोहराया जब तक कि उसकी आवाज़ बंद नहीं हो गई। गायब हो जाना। अपने नए दूसरे जीवन में युना की खुशी भरी किलकारियों के बीच लड़के ने आखिरकार एक और कोशिश करके अपनी सफलता को और पुख्ता कर लिया। लड़की ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसकी तारीफ करती रही। हमारे नायक को बहुत समय से इतनी कोमलता और प्यार नहीं मिला था। 9 महीने की उम्र में युना पहले से ही आत्मविश्वास से बैठने लगा था और वह ज्यादा देख और नोटिस कर पा रहा था, और उसने पाया कि मन उसके चारों ओर है। एक वयस्क के रूप में नायक को लगातार मन की कमी का अनुभव होता रहा, इसलिए उसने शुरुआत करने का फैसला किया। अब जब तक उसका शरीर इसकी इजाज़त देता है, तब तक इसे बचाकर रखने के लिए वह इसे बचा रहा है। बाहर से देखने पर यह थोड़ा अजीब लग रहा था, और मेरी बहन ने उससे पूछा कि वह क्या दिलचस्प काम कर रहा है। लड़के ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए, क्योंकि वह अभी भी बोल नहीं पा रहा था। और फिर उसे कुछ दिलचस्प बात नजर आई। युना मानो मन में भीगा हुआ स्पंज था, इतना ज्यादा कि कभी कभी उसकी चमक उसके शरीर की सीमाओं से परे चली जाती थी,
जिससे एक परछाई जैसी चमकदार आकृति बन जाती थी। जब वह बच्चे को गोद में उठा रही थी, नायक ने सोचा कि एक वयस्क के लिए इतनी मात्रा में मन का होना खतरनाक और स्वास्थ्य के लिए खतरा होगा। इससे पिक्नोसिस हो सकता है। जब लड़की उसे चलना सिखा रही थी, यूना ने सोचा कि उसे अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण करना कैसे सिखाना चाहिए, इससे पहले कि उसकी जान जोखिम में पड़ जाए। 4 साल की उम्र में हमारे नायक ने यह काम पूरा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस समय तक वह अच्छी तरह बोलना और आत्मविश्वास से चलना सीख चुका था और अक्सर अपनी बहन के साथ सड़क पर खेलने में भी समय बिताता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु थी। सब लोग, और हालांकि कई लोग उदास यूनहू को पसंद नहीं करते थे, यूना फिर भी अपने छोटे भाई को हर जगह अपने साथ ले जाती रही। आंगन के बच्चे हमेशा खुशी खुशी लड़की को खेल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते थे। वह खुशमिजाज और बहुत आविष्कारशील थी। अपने भाई के विपरीत लड़की न केवल बच्चों के साथ बल्कि बड़ों के साथ भी अच्छी तरह घुल मिल जाती थी। पड़ोसी उससे बेहद खुश थे। यूनी का दूसरों के साथ संवाद बिल्कुल अलग था और शायद ही कभी दोनों पक्षों को खुशी मिलती थी। एक दिन वह और उसकी बहन टहलने निकली और लाल बालों वाली एक थोड़ी बड़ी लड़की ने लड़के को आवाज दी। उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसे चुनौती भरी नज़रों से देखा, मानो इंतजार कर रही हो कि यूना उकसावे पर खरा उतरेगा या नहीं। हर कोई उसे चिढ़ाना पसंद करता था। लड़की ने पूछा कि वह वहां क्यों आया है। बिना सोचे समझे हमारे नायक ने समझाया कि उसे वहां घसीटा गया था, लेकिन उसे ड्राई मिनी को इससे कोई लेना देना नहीं था। लड़की बहुत गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि उसने उसे कहा था कि उसे ऐसा न कहे 1000 बार। किम्बी, यही उसका नाम है। यूना ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने फिर कभी सुना ही न हो। खेल के मैदान में बच्चों ने कसाक और लुटेरे खेलने का सुझाव दिया, क्योंकि वहां काफी बच्चे थे और मैं लगातार नाराज हो रहा था। यूना खुश नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि 32+4 साल की उम्र में उसे ऐसी संगति में समय बिताने की क्या जरूरत थी, लेकिन अपनी बहन की खातिर उसने सब सह लिया। यूना बहुत खुश हुई जब वह उसे खेल के मैदान तक खींच कर ले गई और साथ खेलने भी लगी। इस बार भी कोई अपवाद नहीं था। अपने भाई के चेहरे पर नाराजगी देखकर उसने सोचा कि समस्या यह है कि उसे खेल के नियम ठीक से नहीं पता, इसलिए वह खुशी खुशी समझाने लगी। हमारे हीरो ने एक न सुनी। वह तो बस अपनी बहन की मुस्कान देखकर खुश था। वह कई सालों से इस खुशी से वंचित था। बच्चों ने साथ में खूब मस्ती की और सूरज के क्षितिज की ओर डूबने पर ही घर गए। यूना इस बात से नाखुश था कि खेल के दौरान वह इतना गंदा हो गया। उसके कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कोई गड्ढा खोदा हो। मज़ा जारी रखा और कहा कि यह डरावना नहीं था। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने मज़ा किया। क्या यह सही नहीं था? उसने पूछा। भाई ने बुदबुदाया कि यह सच है, लेकिन उसे शहर में इस तरह घूमना पसंद नहीं था। बेहतर होगा कि वह रुक कर थोड़ा सा साफ सुथरा हो जाए। उन्हें वैसे भी रुकना ही था। एक बहुत ही गुस्सैल म्यूटेंट कुत्ता सड़क के बीचों बीच आ गया। उसने अपने दांत दिखाए। उसके मुंह से लार टपक रही थी। लड़की डर के मारे ठिठक गई, लेकिन फिर भी अपने भाई से थोड़ा आगे खड़ी रही ताकि हमले की स्थिति में उसे खुद से बचाए रखने के लिए। बच्चे ठिठक गए, हिले डुले नहीं, और लाल आंखों वाला कुत्ता उनके और करीब आता गया, हमला करने की तैयारी में। यह समझना मुश्किल था कि यह कोई जंगली कुत्ता था, रेबीज से ग्रस्त कोई जानवर या कोई असली म्यूटेंट जो नियंत्रण से बाहर हो गया था। यूना ने फिर से अपने भाई को अपने हाथ से ढकने की कोशिश की, लेकिन यूना पूरी तरह शांत था और उसने अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकाले। लड़की बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसे डराने से बचने के लिए उसने इसे जाहिर नहीं करने की कोशिश की। भाई, उसने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि सब ठीक है। हमारे नायक को याद आया कि कैसे अपने जीवन के आखिरी दिन उसने भी ऐसा ही किया था। उसे शांत किया ताकि वह डरे नहीं, और वादा किया था कि सब ठीक हो जाएगा। अब यूना का चेहरा यूनहू के लिए उतना ही चिंतित और चिंता से भरा था जितना उस समय था। उसने तय किया कि इस बार वह कोई परेशानी नहीं होने देगा। लड़के ने बचकानी आंखों से कुत्ते को देखा और उसके दिमाग में बैठा आदमी सोच रहा था कि क्या उसे अपनी जादुई कला का इस्तेमाल करने का अधिकार है। आखिरकार फैसला हो चुका था और यूना ने अपनी बहन की बाह पर हाथ रखा और उसे अपने शरीर से ढक लिया ताकि वह डरे नहीं। वह निर्णायक रूप से आगे बढ़ा, जिससे यूना थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है
और उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है। यून्हा को लगा कि उस जीवन में वह कमज़ोर था और अपनी बहन की बाहों में बस कांप रहा था। लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल अलग होगा। अपनी किस्मत बदलने का समय आ गया है। लड़के ने उस खतरे से बचने के लिए एक और निर्णायक कदम आगे बढ़ाया। अपने नए जीवन में अतीत की गलतियों को याद रखना। उसे अपनी क्षमताओं पर इतना भरोसा था कि यूना ने कोई दखल नहीं दिया। वह बस अपने भाई के पीछे खड़ी रही और देखती रही कि क्या हो रहा है। लड़के ने एक रक्षात्मक मंत्र पढ़ा, जिससे उसकी लगभग सारी मानसिक शक्ति खर्च हो गई और कुत्ते को खतरा महसूस हुआ और वह रुक गया। हवा में इतनी ऊर्जा थी कि जानवर ने हमला करने का जोखिम नहीं उठाया। एक बच्चे से ऐसी फटकार पाना उसके लिए कुछ नया था। मुंह खुला और फिर बंद हुआ, फिर खुला, लेकिन काटने के लिए नहीं, बल्कि सांस लेने के लिए खटखटाया। डर के मारे सुझाव की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यून्हा ने उस जीव को तुरंत उनके रास्ते से हटने या उससे भी बेहतर तुरंत गायब होने का आदेश दिया। जानवर को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। कुत्ता तेजी से मुड़ा और इस अचानक आए खतरे से दूर भागने लगा। बच्चों ने कुत्ते को प्रवेश द्वार के अंधेरे में भागते देखा। यून्हा को समझ नहीं आया कि उसका भाई ऐसा कैसे कर पाया। सुरक्षा कवच कमजोर होने के बाद यून्हा ने राहत की सांस ली। एक बच्चे के शरीर में उसने पहली बार जादू का प्रयोग किया था और उसे जरा भी यकीन नहीं था कि वह अपने पिछले जन्म के कौशल का सफलतापूर्वक उपयोग कर पाएगा। यूना हैरान रह गई। उसने मंत्र की नीली चमक देखी और अपने भाई की आह सुनी। इसलिए लड़की ने सबसे पहले पूछा कि क्या वह ठीक है। यून्हा ने हाँ में उत्तर दिया। उसने जल्दी से अपनी छोटी बहन को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनका रोमांच मज़ेदार रहा। लड़की शांत हुई और पूछने लगी कि उसके भाई ने यह कैसे किया, क्या यह मन था और वह उसे ऐसा करना कब सिखाएगा। तरकीबें भी। हमारा हीरो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसकी बहन की प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसे उम्मीद थी। वह पल बहुत ही मार्मिक था। उसने थका हुआ होने का नाटक किया और यूना को सिखाने का वादा किया, जिससे उसके प्रति खुशी और कृतज्ञता की एक नई लहर दौड़ गई। यान मुस्कुराया और सोचा कि क्यों, आखिर वह अपनी बहन को आने वाली घटनाओं के लिए तैयार तो करने ही वाला था। लड़की बहुत प्रेरित हुई। वह मन को नियंत्रित करना सीखने के लिए बेताब थी, क्योंकि हर कोई ऐसा करने में सक्षम नहीं होता इस बारे में। लेकिन तभी यूना को याद आया कि उन्हें घर पहुंचने में पहले ही देर हो चुकी है और उसने अपने छोटे भाई को आगे खींच लिया। उन्हें वापस लौटना था, इससे पहले कि उनकी मां को चिंता होने लगे। यूना को लगा कि वह इस मुस्कान के लिए अपनी जान देने को तैयार है। जब वह 6 साल का था तब उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी, इसलिए उसे जल्दी से तैयारियां करनी थी। भविष्य बदलने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन अब उसे बस घर जाना था और यही उसकी खुशी थी। फिर भी उस त्रासदी के विचार उसे परेशान करते रहे। हमारा हीरो, लेकिन अब उसके दिमाग में इसे रोकने की एक योजना पनप रही थी। यून्हा ने एक लट्टू लाकर और अपनी छोटी बहन से उसे बिना हाथों का इस्तेमाल किए सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और मन से घुमाने के लिए कहकर प्रशिक्षण शुरू किया। यूना के पास मन तो बहुत था, लेकिन उसे सही दिशा में मोड़ना इतना आसान नहीं था। लट्टू बिना घूमे बेतरतीब ढंग से घूम रहा था। लड़की ने शिकायत की कि ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके भाई ने उसे आश्वस्त किया कि कुछ प्रशिक्षण सत्रों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर यून्हा ने अफसोस के साथ सोचा कि उसकी बहन को जन्म से ही भारी मात्रा में मन जमा करने का वरदान मिला है, लेकिन उसे नियंत्रित करने की उसकी क्षमता बिल्कुल नहीं थी। लेकिन उसने यह बात जोर से नहीं कही। यून्हा ने मानो उसके मन के भाव पढ़ लिए। उसने दृढ़ता से कहा कि अब वह सफल होगी। वह पहली ही कोशिश में लट्टू को सही ढंग से घुमा लेगी। लड़की ने लट्टू को घुमाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। उसके हाथों से मन की इतनी तेज धारा निकली कि वह एक दीवार को गिराने के लिए पर्याप्त थी। सौभाग्य से उसके सामने कोई दीवार नहीं थी, लेकिन लट्टू घूम गया इतनी तेज कि वह जमीन से उछलकर सोफे के कोने से टकराई और यूना के कंधे के ऊपर से उड़ गई। फिर वह दीवार से टकराई, वापस उछली, फिर आगे की ओर एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। हमारे नायक को एहसास हुआ कि उसकी बहन को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन पहले कदम तो उठाए ही जा चुके थे। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार टीवी के सामने इकट्ठा हो गया। किसी सुंदरी को एक प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला और उसने उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। घर गर्म और आरामदायक था।
बाहर सर्दी होने के बावजूद हमारे नायक के दिल में गर्मजोशी और सुकून का एहसास अभी भी बाकी था। कुछ ही मिनटों में नया साल आने वाला था। माँ ने यूं को याद दिलाया कि अगले साल वह 6 साल का हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वादे के मुताबिक उसे किंडरगार्टन जाना होगा। लड़के ने भौहें चढ़ाईं और बुदबुदाया कि उसे बगीचे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ ने सहमति जताई, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसे थोड़ा और खाली समय चाहिए और इसके अलावा उसे अपना वादा भी निभाना है। हमारे नायक ने सोचा कि यह उचित होगा क्योंकि वह पहले ही काफ़ी समय से बगीचे से दूर रहा था। लंबे समय तक लगातार रोने धोने से अपने माता पिता को डराता रहा। वह वास्तव में उन शोरगुल वाले बच्चों के बीच समय नहीं बिताना चाहता था जो बिना किसी कारण के रोते थे। बस इसके बारे में सोचकर ही यूं को सिर दर्द हो गया। कार्यक्रम के मेजबानों ने बताया कि नए साल से पहले केवल 1 मिनट बचा है। यह क्षण पूरी मानवता का भविष्य बदल देगा क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटनी ही है। उद्घोषक ने स्क्रीन पर ध्यान देने के लिए कहा। उनके संवाददाता को घटनास्थल से लाइव प्रसारण करना था। एक लड़की हेडफोन और एक माइक्रोफोन पर एक महिला ने बताया कि वह योंगो मंदिर में थी जहां उनके पूर्वज हुसैन राजवंश के सदस्य दफन थे और जहां कोरियाई इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हमारे नायक ने अपना सिर पकड़ लिया। वह पहले से ही जानता था कि यह कैसा नया अध्याय होगा, लेकिन वह फिर भी अपनी यादें ताज़ा करना चाहता था और उम्मीद कर रहा था कि इस बार सब कुछ अलग होगा। जब मानवता ने मन की खोज की और उसका उपयोग करना सीखा तो ऐसा लगा जैसे हर कोई इसके लिए पागल हो गया है और बेकाबू होकर कौशल का उपयोग कर रहा है। लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इससे राक्षसों का उदय हुआ और जिस दिन 21वीं सदी की शुरुआत हुई उसी दिन सदी के अंत नामक एक घटना घटी। राक्षसों ने ग्रह की लगभग 30% आबादी को नष्ट कर दिया और बचे हुए लोग सचमुच भय से कांप उठे। राक्षस सचमुच कहीं से भी प्रकट हो जाते थे और उनके कारण का पता लगाने में बहुत समय लगा। सरकार और कानून अब लागू नहीं थे। अब केवल मन ही वह शक्ति थी जिसका प्रभाव था, जिसके कारण पृथ्वी पर एक नया पदानुक्रम उभर कर आया। अमीर और माना को नियंत्रित करने वाले शिकारी सत्ता में आ गए। स्थिति संभलने से पहले ही शहरों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया और मानवता निरंतर भय और अराजकता में जीवन के कगार पर पहुंच गई। लेकिन निराशा से भरे कोरिया में मुक्ति की एक छोटी सी ज्योति जगी जिसने लाखों लोगों को आशा दी। चोन्मियो मंदिर में ही सुंदर लीमा प्रकट हुईं और चांदनी में वह पहली बार लोगों के सामने आईं। उनका चेहरा और उनके वस्त्र दोनों ही इतने सुंदर थे कि लाखों दर्शक उन्हें देख सकते थे। अपनी आंखें टेलीविजन स्क्रीन से नहीं हटा पा रहे थे। जुना भी प्रशंसा में आहें भर रही थी और उसने हाथ भी जोड़े, फुसफुसाते हुए कहा कि उसने दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं देखा। लिम्बा पहले एक लोकप्रिय अभिनेत्री हुआ करती थी, लेकिन अब वह कोरिया की पहली रक्षक देवी बन गई जिन्हें लोगों को भविष्य के लिए आशा देने की जरूरत थी। उस महिला के पास श्वेत अनुग्रह का उपहार था, या यूं कहें कि मन की क्रिया को रोकने और उसे तितर-बितर करने की क्षमता थी। मंदिर की वेदी की रक्षा करने वाले सभी खिलाड़ी तलवार के रक्षक बन गए। कोरिया और उन्हें 12 सिंहासन कहा जाता था। सभी खिलाड़ी मन नियंत्रण बलों द्वारा नियंत्रित थे, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली ने अपने स्वयं के कबीले बनाए। एक ऐसा विचार जो यूनेह को सताता था। राक्षसों को रोकने की दुर्लभ क्षमता वाली एक व्यक्ति के रूप में लीमा को कोरिया की रक्षा करने वाले 12 सिंहासनों में से एक चुना गया था। वह पहले से ही एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थी, लेकिन सिंहासन बनने के बाद इस महिला की शक्ति अवर्णनीय रूप से बढ़ गई। आखिरकार इस पद पर खिलाड़ियों को कबीले से मदद और सहायता मिलती थी। मन नियंत्रण समिति से इससे अन्य सभी खिलाड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखना और उन्हें अपनी इच्छा के अधीन करना संभव हो गया। इससे बड़ी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लीमा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और 12 सिंहासनों को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया, जिसका सार यह था कि उनकी गतिविधियां शुभ फल प्रदान करें। महिला चमकती जादुई गेंद के पास गई और उस पर हाथ रखे और प्रार्थना के शब्दों के साथ अनुष्ठान शुरू हुआ। देवी ने पृथ्वी और स्वर्ग के अन्य सभी देवताओं की ओर मुड़कर उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें आशीर्वाद दें। उसे हर कीमत पर अपने देश की रक्षा करने की शक्ति दी। गेंद की चमक बढ़ती ही गई और लिमघिल के हाथों से मान एक नीले स्तंभ के रूप में आकाश की ओर उछल पड़ा। कुछ ही मिनटों में नीली ऊर्जा का गुंबद घरों, पेड़ों और खेतों को ढकने लगा।
मानो वह पूरे कोरिया क्षेत्र को ढकने की कोशिश कर रहा हो। चमक इतनी तेज थी कि अब टीवी स्क्रीन देखने की जरूरत ही नहीं रही। नीली रोशनी सड़कों से, आसमान से सीधे शहरों के घरों में घुस गई। संवाददाता ने दर्शकों को खुशी खुशी बताया कि अभी वे एक सुरक्षात्मक गोलार्ध को खुलते हुए देख रहे हैं, एक ऐसा अवरोध जो मन को नियंत्रित करने और उसे उग्र होने से रोकने में मदद करेगा। यह सुनकर कि यह अवरोध पूरे देश में देखा जा सकता है, जिना अपनी आंखों से चमत्कार देखने के लिए बालकनी की ओर दौड़ी। लड़की की आंखें चमक रही थीं। उसे विश्वास था कि यह गुंबद उन सब की रक्षा करेगा। युन्हा, जो अपनी बहन के साथ आया था, उसकी खुशी में शामिल नहीं हुआ, बल्कि चुप रहा। यह दृश्य वाकई अद्भुत था। लड़की भावावेश में उसने अपना मुंह भी खोल दिया। उसने पहले कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। चारों ओर सब कुछ फैली हुई नीली रोशनी से भर गया था। लोग गुंबद को देखने और उस सुरक्षा की भावना को महसूस करने के लिए बाहर निकल आए जिसका उन्होंने लंबे समय से सपना देखा था। माता पिता भी युना और युन्हा के साथ मुस्कुराने लगे जब वे लड़की की उत्साहित चीखें सुन रहे थे कि आकाश अब कितना अद्भुत सुंदर लग रहा है। पिता ने कृतज्ञतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि अब वे आखिरकार शांति और सुकून से रह सकते हैं। माँ ने भी धन्यवाद दिया, देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी। उनका चेहरा खुशी और प्रसन्नता से चमक रहा था। कोई भी उसे अंतहीन रूप से देख सकता था। आसपास के सभी लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। सामने की बालकनी में एक और परिवार कृतज्ञता की प्रार्थना में जम गया और एक और थोड़ा नीचे। लोगों ने लीमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्हें विश्वास था कि अब राक्षस उनके देश को अकेला छोड़ देंगे और सभी सुरक्षित रहेंगे। युना और यान्ही के माता पिता अब भी चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वे अपने मन में क्या कह रहे थे। विचार, लड़की ने निश्चय किया कि वह भी प्रार्थना करना चाहती है। उसने हाथ जोड़े और अपने भाई को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। लड़के ने उसे अविश्वास से देखा। वह भोला नहीं था और साथ ही वह जानता था कि भविष्य में उनके परिवार और पूरे देश का क्या होगा। युन्हा ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया और सोचा कि सचमुच उसके पास प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। जल्द ही इस दुनिया में कोई देवता नहीं रहेगा। जब अंत आया तो सभी देवता भी मर गए, जैसे कि ग्रह की करोड़ों आबादी और वे लोग जो अब आए थे। आशा और कृतज्ञता के साथ बालकनी में बाहर निकला। उसने आसपास के घरों की खिड़कियों से देखा और सिर्फ परछाइयां, उनमें रहने वाले लोगों की गहरी छाया ही देखी, लेकिन वह एक याद बनकर रह गई। अब खिड़कियां एक तेज और गर्म रोशनी से जगमगा रही थीं और लोग सचमुच जीवंत थे और नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और लीमा को उस सुरक्षात्मक गुंबद के लिए धन्यवाद दे रहे थे। आसमान फिर से काला हो रहा है, हमारे नायक ने सोचा, और 1 मिनट पहले जो दृश्य उसके सामने आया था उसे दूर धकेल दिया। अभी सही समय नहीं था इसके लिए। उसने अपनी बहन को देवताओं से प्रार्थना करते सुना कि वे उनके परिवार को सभी बुराइयों से बचाने के लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करें। युन्हा ने उस लड़की की ओर देखा जो उसे सचमुच एक फरिश्ता लग रही थी। उसके दिल में आशा जाग रही थी। वह चाहता था कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा युन्हा ने कहा था। लड़के ने दृढ़ निश्चय किया कि इस जीवन में वह अपने परिवार के साथ सचमुच खुश रहेगा, क्योंकि इसीलिए उसे दूसरा मौका दिया गया था। वह अपने परिवार के साथ प्रार्थना में शामिल हो गया। लेकिन वास्तव में युन्हा 6 साल का हो रहा था, जिसका मतलब था कि उसके परिवार की जान लेने वाली घटना नजदीक आ रही थी। अंधकार का स्वामी सो नहीं रहा था। यान्ही के माता पिता को मारने वाला क्रैकन भी नहीं सोया था। हमारे नायक ने इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, लेकिन अवचेतन रूप से महसूस किया कि उन सभी के लिए क्या होने वाला है। खैर, जब लड़का अपने बचपन के जीवन में एक नए पड़ाव की प्रतीक्षा कर रहा था तो घोषित किंडरगार्टन वैसे काफी आकर्षक लग रहा था और उसका नाम दोआन एवरग्रीन पाइंस था। शिक्षक ताओ ने युन्हू का अभिवादन किया और बच्चों को बताया कि एक नया दोस्त आने वाला है, अब से उनके साथ शामिल हो जाएंगे। उन्होंने लड़के से पूछा कि क्या वह अपना परिचय देना चाहेगा और दूसरे बच्चों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेगा ताकि वे दोस्त बन सके। हमारा हीरो कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसने अपना नाम और उम्र बताई, जिसके बाद वह फिर से उदास भाव से चुप हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने गलीचे पर बैठे बच्चों की ओर देखा और कहा कि उसे सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। यह सच नहीं था,
लेकिन यह विनम्र था। शिक्षकताओं ने लड़के की प्रशंसा की, लेकिन ध्यान दिया कि स्वागत भाषण छोटा था। शायद उसे दोस्त बनाने के लिए अपने बारे में कुछ और बताना चाहिए। युन्हा को लगा कि उसे बच्चों के दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तभी उसने वहां मौजूद लोगों के बीच एक जाना पहचाना हेयर स्टाइल देखा, फिर एक चेहरा, और अगले ही पल आक्रोश से भरे शब्द यूनी की ओर उछल पड़े। किम मजी ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा कि वह उनके समूह में क्या भूल गया था, वह यहाँ क्यों आया था, वगैरह वगैरह। हमारे नायक को अप्रिय आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि दीन मीनसी उसे फिर से क्यों परेशान कर रही है, जबकि वह तो बस काम में व्यस्त था, अपने ही मामलों में। लड़की सचमुच गुस्से में थी। वह नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चों को यून्हा द्वारा दिए गए उस अप्रिय उपनाम के बारे में पता चले। शिक्षक ताओ ने बच्चों को शांत रहने को कहा। दोपहर के भोजन से पहले उनके पास दोस्त बनाने के लिए पर्याप्त खाली समय था, लेकिन किसी भी तरह से झगड़ा न करने का। नए लड़के के साथ ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने के उनके सुझाव ने शोरगुल और सवालों की एक लहर पैदा कर दी। हर कोई जानना चाहता था कि लड़का कहाँ रहता है, उसका पसंदीदा रंग क्या है, वगैरह। बच्चों की बात सुनने और उनका आकलन करने के बाद, हालात को भांपते हुए ताओ ने फैसला किया कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। उसने यून्ही से वादा किया कि जल्द ही उसके कई दोस्त बनेंगे। जैसे ही बच्चों और उनके सवालों से बचने का मौका मिला, हमारे हीरो ने इसका फायदा उठाया। वह खेल के कमरे से बाहर निकला और सोचा कि उसे बच्चों से कोई परहेज नहीं। यहाँ उसने बच्चों की किताबों के कोने का एक बोर्ड देखा जो एक छोटे से वाचनालय जैसा था। यह ज्यादा दिलचस्प था। किताबें ज्यादातर बच्चों की थीं, लेकिन चुपचाप पढ़कर समय बिताना ज्यादा मुश्किल था। लगातार सवालों से जूझने से ज्यादा सुखद। हमारे नायक ने एक आरामदायक स्टूल चुना और किताब लेकर बैठने के लिए अच्छी रोशनी वाली जगह ढूंढने लगा। वह मेज पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान बार बार मेज के दूसरी तरफ पड़ रही लड़की के बालों में लगे गुलाबी धनुष पर जा रहा था, जिससे उसका ध्यान भंग हो रहा था। धीरे धीरे एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए यून्हा को लगा कि लड़की उसे ध्यान से देख रही है, लेकिन अपनी परिधीय दृष्टि से उसने देखा कि वह किताब की तरफ देख ही नहीं रही थी। यून्हा भी रुक गया, पढ़ रहा था और अपने सामने खाली जगह को घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को कैसे मना करे कि वह उसे नाराज न करे। बच्ची काफी सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और काले बाल थे, लेकिन गुलाबी धनुष बेहद परेशान करने वाला था। जाहिर है सिर्फ यूनो ही नहीं थी। कोई लड़का पीछे से लड़की के पास आया और उसे ऊंची आवाज में पुकारा। जो युंग हुक और उसके दोस्त मानजिन और युंग जिन ने शरारत से पूछा कि बैठकर पढ़ने का क्या मतलब है। युंग हुक ने लड़की, जिसका नाम यांग ही यांग था, से पूछा कि वह हमेशा एक किताब के साथ रहती थी और उसका एक भी दोस्त नहीं था। छोटी लड़की उसकी ओर मुड़ी और उसे बस इतना कहा कि उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन इससे लड़का और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। लड़का चिल्लाया कि उसे उसके भद्दे गुलाबी रिबन से बहुत चिढ़ हो रही है और उसने सचमुच उसके बालों से रिबन नोच लिया। लड़की लगभग रोते हुए रिबन वापस लेने की कोशिश कर रही थी। यान हयान ने बताया कि उसके पिता ने उसे यह दिया था, जिस पर लड़के ने जवाब दिया कि वह रिबन वापस नहीं देगा क्योंकि उसे यह नहीं चाहिए। यानहुक ने अपने साथियों की ओर रिबन फेंकना शुरू कर दिया और लड़की को बास्केटबॉल की तरह अपने विरोधियों से धनुष लेने के लिए आमंत्रित किया। यान हयान ने ऐसा नहीं किया। उसने हाथ जोड़े और आंसू भरी आवाज में स्मारक रिबन वापस करने की विनती की। बदमाश ने उसकी एक न सुनी। वह लड़की को चिढ़ाता रहा और उसकी तरफ जीभ निकालता रहा। यह बहुत बचकाना था और बिल्कुल भी सज्जनता नहीं थी। यून्हा पढ़ता रहा, ध्यान नहीं दे रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी उसे फिर से लड़की की विनती का एहसास हुआ। उसकी पीठ पर नजर गड़ाए और बिना सिर घुमाए उसे धनुष देने का आदेश दिया। यानहुक ने गुस्से से नायक की ओर देखा। उकसावे में सफलता मिल गई थी। वह भाग्यशाली था कि उसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और यही वह लड़का था जो लड़ाई शुरू करके हासिल करना चाहता था। यून्हा धीरे से अपने स्टूल से उठा और सोचने लगा कि क्या किंडरगार्टन के पहले दिन मुक्के चलाना ठीक है। वह अपराधी के पास गया और कहा कि वह बच्चों जैसा व्यवहार कर रहा है और लड़के जो खेल खेल रहे हैं वह मज़ेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं, योनहुक ने यूनहुक को कहा और उसे मारने के लिए अपना हाथ घुमाया। जाहिर है बदमाश अपनी सारी समस्याएं बलपूर्वक सुलझाता था और बच्चों को धमकाने का आदी था। उसे पता ही नहीं था कि उसके सामने वाले लड़के के पास 32 साल का जीवन का अनुभव है। यून्हा ने कुशलता से वार को टाल दिया।
अगले ही पल अपराधी पहले से ही हवा में उल्टा होकर पीछे की ओर उड़ रहा था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। हमारे नायक ने उड़ते हुए गुलाबी धनुष को पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। योंधक अभी जमीन पर उतरने का समय भी नहीं मिला था और उसका प्रतिद्वंद्वी यांग हियांग को एक स्मारक रिबन थमा रहा था। लड़की उलझन में और हैरान थी। उसकी कृतज्ञता भरी आंखों में देखते हुए युन्हा ने हियांग से कहा कि अब किसी को भी उसकी चीजें उससे छीने न दे। अपने दोस्तों से घिरे योंगहुक ने वादा किया कि वह इस घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ेगा, जिस पर हमारे नायक ने सोचा कि 6 साल के बच्चे से धमकियां सुनना इतना डरावना नहीं है। यह उसने आभा में कुछ हलचल महसूस की और दुश्मन की ओर देखा। कैसा लगा? मानो हवा में सचमुच खतरा मंडरा रहा हो। उस बदमाश ने वादा किया कि अगली बार अगर वह उसके रास्ते में आया तो यूं ही वाकई मुसीबत में पड़ जाएगा। हमारे नायक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी पल उसे लगा कि कोई उसके स्वेटर की आस्तीन पकड़कर उसे खींच रहा है। वह यान ह्यून थी, जो यादगार गुलाबी धनुष लौटाने में मदद करने के लिए युन्हू को धन्यवाद देने के लिए पुकार रही थी। लड़की ने रिबन को अपनी छाती से लगा लिया और साफ तौर पर शर्मिंदा थी, लेकिन फिर भी उसने अपने अनिर्णय पर काबू पाया। युन्हू की ओर देखा और कहा, मुस्कुराते हुए, उसने जो किया उसके लिए शुक्रिया। ठीक उसी समय युन्हा सोच रहा था कि बगीचे के सभी बच्चों में मजी और योनहुक के पास बहुत ज्यादा मन था, जबकि बाकी कुछ खास नहीं थे। लेकिन तभी उसने यान हयान को एक खास नज़र से देखा और जो उसने देखा उसे देखकर दंग रह गया। नायक को इस तरह के घटनाक्रम की उम्मीद नहीं थी। लड़की के पास इतना मन था कि युना भी पीछे रह गई। हमारे नायक ने इतनी ऊर्जा पहले कभी नहीं देखी थी। वह इतना हैरान था कि वह एक कदम पीछे भी हट गया। थोड़ा सा यान हयान में आधे शहर को तबाह करने की शक्ति थी, लेकिन उसे अपनी ताकत का अंदाजा भी नहीं था। युन्हा ने देखा कि लड़की ने अपने मन को कुशलता से नियंत्रित किया था। ऐसी बच्ची के 12 सिंहासनों में से एक या कम से कम उनका आश्रित बनने की पूरी संभावना थी। वह उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए झुका। प्रतिक्रमण से पहले नायक ने यान हयान का नाम कभी नहीं सुना था और यह अजीब था, भले ही वह खिलाड़ी न बना हो। मन की मात्रा के कारण उसे पहले ही प्रसिद्ध हो जाना चाहिए था। युन्हा ने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए और छोटी बच्ची को दोस्त बनने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि उसे नहीं पता क्यों, लेकिन वह सचमुच ऐसा करना चाहता था। हयन फिर से शर्मा गई, शर्मिंदा हुई, लेकिन जवाब में उसने अपना हाथ बढ़ाया और झिझकते हुए सिर हिलाया। उसकी वास्तव में कोई दोस्त नहीं थी। लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार वे उस पर व्यापारिक स्वार्थों के कारण ध्यान दे रहे थे, क्योंकि हमारा नायक जानता था कि माना उनकी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हयन ने प्रस्ताव के लिए उसका धन्यवाद किया और उसका हाथ मिलाया। अब यून्ही के पास उसके और करीब रहने का मौका। यान हयान हंसी और बोली कि वे सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि अच्छे दोस्त रहेंगे। उसे इस बात का पूरा यकीन था। थोड़ा और समय बीता और माता पिता के प्रति कृतज्ञता का त्योहार आ गया। यून्ही के घर में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। माँ ने उसे दिए गए लाल कार्नेशंस, जो उत्सव का प्रतीक थे, लगाए। वह बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटे को इतने शानदार तोहफे के लिए धन्यवाद दिया। हमारा हीरो थोड़ा हैरान हुआ। उसने यह कार्नेशन किंडरगार्टन में बनाया था, लेकिन युन्हा ने उसे अपने बैग से निकाला। उसकी माँ ने उसे खुद ढूंढा और उसके स्वेटर पर पिन से लगा दिया। बहन को भी थोड़ी तारीफ मिली। माँ ने कहा कि लड़की ने जो फूल बनाया है वह असली से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है और उसने उसके सिर पर हाथ फेरा। युन्हा ने अपनी बहन के कार्नेशन को देखा और सोचा कि उसने वाकई इसे बहुत अच्छे से नहीं बनाया है, लेकिन हैरान होने की कोई जरूरत नहीं थी। युन्हा उसके उलट एक असली बच्ची थी। तभी माँ को याद आया कि यून्ही के बैग में एक और कलाकृति है। उसने पूछा कि यह कार्नेशन किसके लिए है। शायद युन्हा के लिए। लड़की खुश थी। महिला ने कहा कि यह उसकी बहुत बहादुरी थी और पूछा कि तीसरा फूल किसके लिए है। तब लड़के को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। इस सवाल ने उसे एक कोने में धकेल दिया था, क्योंकि वास्तव में उसने तीसरा कार्नेशन आदतन बनाया था। अंत में युना ने जवाब दिया कि उसने अपनी माँ युना और अपनी दादी के लिए उपहार तैयार किए हैं, जिससे सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। सच तो यह है कि प्रतिक्रमण से पहले अनाथ हो जाने के कारण हमारा नायक हर साल इस दिन अपनी दादी के लिए एक कार्नेशन बनाता था, जो उस समय उसका पालन पोषण कर रही थी।
लेकिन उसने अपना उपहार कभी नहीं दिया। वह उसे बस अपने बैग में रख देता था। महिला हमेशा उसे खुद ढूंढती और उनके साधारण कमरे को सजाती थी। किसी भी त्योहार पर लड़के ने सीधे कार्नेशन नहीं दिए। उसे इस बात का बहुत दुख था कि माता पिता दिवस पर उसकी एकमात्र रिश्तेदार उसकी दादी थी। इस त्योहार के उपलक्ष्य में सरकार ने बंद सड़क को खोलने का फैसला किया ताकि परिवार दूर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। इसकी घोषणा टेलीविजन पर की गई। बड़ी संख्या में खिलाड़ी शिकारी मौजूद थे। राक्षसों के प्रकट होने की स्थिति में यात्रा करने का निर्णय लेने वाले लोगों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। हमारे नायक को पहले से ही पता था कि उस दिन 4 मई को उसके परिवार सहित कई लोग मारे गए थे, जो उस शहर के रास्ते में एक विशाल क्रैकन द्वारा नष्ट कर दिए गए थे जहां उसकी दादी रहती थी। जब यूनहार इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके पिता उसके पास आए और कहा कि छुट्टियां शुरू हो रही हैं, सड़कें खुल गई हैं, जिसका मतलब है कि वे यात्रा पर जा सकते हैं। यूनहा ने कहा कि वह अपनी दादी के पास जाना चाहती है। उसके माता पिता खुशी खुशी इस विचार का समर्थन किया। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा था। यूनहा भविष्य बदलने के लिए दृढ़ था और इसलिए उसे एहसास हुआ कि उसे किसी भी कीमत पर यह यात्रा रद्द करनी होगी, लेकिन यह सही तरीके से करना था। केवल एक दादी थी और पिता अनाथ थे, जिसका मतलब था कि अन्य रिश्तेदारों को जाने का सुझाव देना संभव नहीं होगा। लड़का अपनी नानी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह मना करके उन्हें या अपने रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना चाहता था। उसकी दादी ने उसे पाला। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद यूनहा को एक योग्य व्यक्ति बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए असफलताओं के बावजूद हमेशा उसका साथ देते रहे। परिणाम स्वरूप वह एक खिलाड़ी बन गया, लेकिन फिर उसकी मां का निधन हो गया। पिता ने नायक के विचारों को बीच में ही रोक दिया और उसे याद दिलाया कि सड़कें खुली हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद वे शायद फिर से बंद हो जाएंगी और उसे जल्दी से निर्णय लेना होगा। यूनहा ने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता को सुझाव दिया कि वे किसी और समय उसकी दादी से मिलने जाए। वह अपने पिता की बात सुनी, लेकिन जोखिम उठाने का फैसला किया। माता पिता अपने बेटे को हैरानी से देखने लगे। पहली बात तो यह कि वह शायद ही कभी उनकी बातों का खंडन करता था, और दूसरी बात, वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था, इतना कि उसने उनके लिए एक कार्नेशन भी बनाया था। मां लड़के के पास झुकी और उसे कार्नेशन के बारे में याद दिलाया। उसने पूछा कि क्या उसका बेटा अपनी दादी से मिलना चाहता है और वह उसे किसी और दिन जाने का सुझाव क्यों दे रही है। यूनहा ने जवाब दिया कि वह जाना चाहता है, लेकिन उस दिन नहीं। उसने फिर से कार्यक्रम स्थगित करने के लिए कहा, यात्रा, जिससे उसकी मां चिंतित हो गई। हमारे नायक को एहसास हुआ कि वह अभी बच्चा है, उसके शब्दों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सफलता पाने के लिए उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा। लड़के ने कहा कि जल्द ही बाल दिवस होगा। उनके घर के पास एक मनोरंजन पार्क है जहां वे पहले कभी नहीं गए थे, और वहां ऐसी सवारी हैं जिन पर सवारी करने का वह सपना देखता था। अपने भाई की बात सुनकर यूनहा भी चिल्लाई कि वह सचमुच उस मनोरंजन स्थल पर जाना चाहती है। पार्क। वह इस बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी और लंबे समय से किसी राइड पर जाने का सपना देख रही थी। माता पिता को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें लगा कि बच्चे वाकई उस मनोरंजन पार्क की सैर के हकदार हैं। वह बहुत पास ही था, लेकिन राक्षसों की वजह से न तो यूनहा और न ही यूनहा कभी वहां गए थे। पिता मुस्कुराए और कहा कि वे इस दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी को जरूर दूर करेंगे और कल राइड्स पर जाएंगे। मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह कुछ स्वादिष्ट बनाने का एक अच्छा बहाना है, और पूछा कि किस तरह का। बच्चों को पसंद आने वाले ट्रीट की। यूनहा चिल्लाई कि उसे नगेट्स और सैंडविच चाहिए। यूनहा खुशी से उछल पड़ी। लगता है उसकी योजना काम कर गई। हमारा हीरो प्रेरित हो गया। अगर आप क्रैकन के रास्ते में नहीं आ सकते तो अपने माता पिता के रास्ते में आ सकते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। तभी फोन की घंटी बजी। यह बिल्कुल अप्रत्याशित था क्योंकि काम के कॉल पहले ही खत्म हो चुके थे। यूनहा को लगा कि कुछ गड़बड़ है, मानो ब्रह्मांड ने उसे भविष्य की घटनाओं में दखल देने का मौका ही नहीं दिया। उसकी मां फोन पर बात कर रही थी और उनकी आवाज लगातार बेचैन होती जा रही थी। इस दौरान उस महिला के माथे से पसीना बहने लगा। उसने कई बार पूछा कि उसकी मां अब कैसी हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। बातचीत के अंत में मेरी मां ने मुझे अपनी दादी का ध्यान रखने और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फ़ोन करने के लिए कहा। वे सब कुछ चुका देंगे।
फोन रखने के बाद उस महिला का चेहरा काला पड़ गया। वह बहुत चिंतित थी। उसके पति और बेटी दौड़कर पूछने आए कि क्या हुआ है और क्या दादी ठीक थी। मां ने बताया कि अभी तक किसी को पूरी जानकारी नहीं है और न ही कोई निदान हुआ है, लेकिन दादी बेहोश हो गई थी और अभी उनकी जांच चल रही है। युन्हा डरा हुआ था। उसके रिग्रेशन से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। खिलाड़ियों की अकादमी में दाखिल होने तक उसकी दादी को कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं थी। मां ने खुद को और अपने परिवार को यह कहकर शांत करने की कोशिश की कि शायद कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन वह अपनी दादी से मिलकर पूरी तरह आश्वस्त होना चाहती थी। पिताजी ने इस विचार का समर्थन करते हुए कहा कि वह भी चिंतित था, इसलिए वह उसके साथ चला गया। लेकिन बच्चों का क्या? उसने आगे कहा। पिता ने युना और युन्हा को बताया कि वे पार्क नहीं जा सकते क्योंकि वे कल दादी के घर जाएंगे जब सड़क सुरक्षा तैयार हो जाएगी। मां ने युन्हू की ओर देखा। वह बहुत डरा हुआ और तनावग्रस्त था। महिला ने सोचा कि यह मनोरंजन पार्क की वजह से है, इसलिए उसने उसे अलग से बात करने का फैसला किया। वह झुकी और लड़के को दिलासा देने लगी और कहा कि सब लोग मनोरंजन पार्क जरूर जाएंगे, बस एक और दिन, और अभी उनकी देखभाल उनकी दादी को सचमुच जरूरी थी। हमारे नायक ने सोचा कि उसने बस भविष्य बदलने की कोशिश की और दादी को तुरंत ही तकलीफ हुई। अगर उसने ये कोशिशें बंद नहीं की तो कौन जाने क्या हो जाए। अगर वह अपने परिवार को क्रैकन का सामना करने से नहीं रोक सका तो उसे दूसरा मौका भी क्यों मिलेगा। युन्हा हताश था, लेकिन फिर भी नया जीवन पिछले जीवन से कुछ अलग था क्योंकि कुछ काफी बदल गया था। वह खुद बचपन से ही बदल गया था। वह युन्हा मन जमा कर रहा है और पहले ही अच्छी खासी रकम जमा कर चुका है। इसके अलावा उसे अपने पिछले जन्म का युद्ध अनुभव भी है और उसमें वह सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक था। लड़के ने अपनी मां से कहा कि कोई बात नहीं। वह मान गया, लेकिन उसने खुद सोचा कि अगर वह अपने परिवार को क्रैकन से मिलने से नहीं रोक सकता तो वह कुछ और कर सकता है। युन्हा दीवार की ओर मुंह करके खड़ा था और अपनी युद्ध योजना के बारे में सोच रहा था। मां और युना ने सोचा कि वह परेशान है और उसे दिलासा देने लगी। लेकिन हमारे हीरो ने क्या सोचा? जिस राक्षस को उसे हराना था वह कैसा दिखता था? हर छोटी बड़ी बात, यहां तक कि उसके तंतुओं पर लगे हर चूसने वाले की भी उसकी स्मृति में उभर आई। वह दुश्मन को नष्ट करने का संकल्प ले रहा था, चाहे वह 6 साल के बच्चे के शरीर में ही क्यों ना हो। युन्हा ने सोचा कि वह अपने पास मौजूद हर तरह के साधनों से राक्षस से लड़ेगा। वह अपने माता पिता और बहन को मरने से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। मोना नियंत्रण ब्यूरो ने सभी राक्षसों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया है। 9वीं, 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19, 7वें और 6ठे स्तर के राक्षस पर्यावरण प्रदूषण वगैरह जैसी छोटी मोटी परेशानियां पैदा करते थे, जबकि 6ठे स्तर के राक्षस पूरे शहर के लिए खतरा पैदा करते थे। 5वें और 4थे स्तर के जीव सामूहिक हत्याएं करते थे और पूरे शहर को खतरे में डाल सकते थे और उन्हें मध्यम तीव्रता के भूकंप के बराबर माना जाता था। 3रे स्तर के राक्षस अपने साथ कमजोर राक्षसों के झुंड लाते थे और पूरे देश की भलाई के लिए खतरा पैदा करते थे। वे प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े थे। क्रैकन इनमें से एक था जो सामूहिक हत्याएं करता था और यहां तक कि कोरियाई सरकार पर इसका असर पड़ा क्योंकि इसे बेसर नहीं किया जा सका। दूसरे दर्जे के राक्षस महाद्वीप के लिए एक आपदा थे, जबकि पहले दर्जे के राक्षस पूरी मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा थे, जैसे कि अंधेरे का स्वामी जिससे युन्हा ने रसातल में लगभग मरते हुए युद्ध किया था। युन्हा ने अपनी मेज की दराज में क्रैकन को हराने के लिए उपयुक्त हथियार ढूंढने की कोशिश की, जो उसने वयस्क होने पर आसानी से कर लिया था। बात यह है कि ज्यादातर सी रैंक के खिलाड़ियों को सड़कों और उनकी सुरक्षा के लिए रखा गया था। ऐसे राक्षस को हराने के लिए कौशल पर्याप्त नहीं थे। हमारे नायक ने आह भरी, यह सोचकर कि एक बच्चे के शरीर में यह असंभव था कि वह स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर पाएगा। 12 सिंहासनों के मदद के लिए आने तक समय खरीदना जरूरी था क्योंकि अग्नि जादू से वे क्रैकन से आसानी से निपट सकते थे। कम से कम पिछली बार स्थिति को स्थिर करने में सचमुच 15 मिनट और एक योद्धा लगा था। उसे काफी नुकसान हुआ। राक्षस के तंबू बार बार टकरा रहे थे। खिलाड़ी वापस आ गया, लेकिन उसके पास अच्छी सहन शक्ति और युद्ध कौशल था। उपयुक्त वस्तुओं में से
हमारे नायक को केवल कैंची और एक स्थिर कागज का चाकू मिला। अगर वह उन्हें मन से घेर लेता तो वह कई सफल हमलों की उम्मीद कर सकता था। रसोई का चाकू ले जाना अच्छा होता, लेकिन अगर वह गायब हुआ तो माँ को पता चल जाएगा। इसलिए मुझे जो मिला है उसका इस्तेमाल करना होगा। माँ ने बस अपने बेटे के कमरे में देखा और पूछा कि क्या वह यात्रा के लिए तैयार हो रहा है। वे जाने वाले थे, सब तैयार थे, इसलिए महिला जल्दी से चली गई। उन्हें ट्रैफिक जाम शुरू होने से पहले वहां पहुंचना था। वहां काफी लोग अपने रिश्तेदारों के यहां जाना चाहते थे। लड़के ने मुस्कुराते हुए 5 मिनट और मांगे। उसे अभी भी अपने बैग में कुछ और चीजें ढूंढ कर रखनी थी। आखिरकार युन्हा ने अपना बैग जिप किया और घोषणा की कि वह तैयार है। वह न सिर्फ सफर के लिए बल्कि इस बात के लिए भी तैयार था कि उसे उस राक्षस से लड़ना होगा। सूरज क्षितिज पर था और शहर की सड़कें और पुल अंतहीन रोशनी से भरे हुए थे। गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। हर कोई खुली सड़कों का फायदा उठाने के लिए दौड़ रहा था। हमारे हीरो का परिवार ट्रैफिक जाम से बच नहीं पा रहा था। उनकी लाल कार एक और ट्रैफिक जाम में फंस गई। युना पहले से ही थकी हुई थी और वे अभी शहर से बाहर भी नहीं निकले थे। माँ बच्चों की ओर मुड़ी और उन्हें सोने का सुझाव दिया। जाहिर है रास्ता बहुत लंबा होने वाला था। लड़के ने जवाब दिया कि वह ठीक है और मुस्कुराया। युना उसके कंधे पर टिककर सो गई और अपनी छोटी बहन की गर्माहट और सांसों को महसूस करना अच्छा लगा। कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब वे सुनसान पुल पर गाड़ी चला रहे थे और हमारा हीरो काफी घबरा गया। बात यह है कि पिछली बार जैसे ही उनकी कार पुल पर पहुंची, क्रैकन प्रकट हो गया था। इस बार वे आधी दूरी तय कर चुके थे, लेकिन राक्षस अभी भी वहां नहीं था। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, भविष्य में कुछ और बदल गया था, कुछ ऐसा जिसके बारे में युन्हा को अभी तक पता भी नहीं था, और वह साफ तौर पर डरा हुआ था। उसने देवताओं से बस एक ही चीज मांगी कि वे कार को जाने दें, शांति से पुल पार करो। लेकिन भविष्य नहीं बदला जा सकता था। आगे एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। मां डर के मारे देख रही थी कि डामर के टुकड़े और कारें अलग अलग दिशाओं में उड़ रही थीं। ट्रैफिक के कारण कार को मोड़कर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। पिता स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि कार में रहते हुए बच्चों को बचाने का कोई मौका नहीं है, लेकिन साथ ही कार से बाहर निकलने का मतलब था पूरी तरह से बेघर हो जाना। मशीनों के पुर्जे और पत्थर उन पर लगातार उड़ रहे थे। क्रैकन के तंबू, पुल और उस पर मौजूद हर चीज को तबाह कर रहा था और नई आग भड़क रही थी। युना की नींद खुलने लगी। युन्हा उसका हाथ पकड़े रहा, उसे ज्यादा डरने से बचाने की कोशिश करता रहा। उसे लगा कि वह राक्षस बस भविष्य बदलने की उसकी बेताब इच्छा का मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसे खुद को दिखाने की कोई जल्दी नहीं थी। और फिर उसने उसे देखा। यह वही क्रैकन था, एक ऐसा राक्षस जिसे शहर में प्राकृतिक आपदा के बराबर माना जाता था। अपने तंतुओं से उसने यात्रियों से भरी गाड़ियों को बच्चों के खिलौनों की तरह बिखेर दिया। एक ही झटके में घरों और पुल के सहारे ढह गए और अब वहां रुकना नामुमकिन था। उसके माता पिता को भी इसका एहसास हो गया था। पिता ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कार से उतरने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन सड़क एक दुर्घटना के कारण अवरुद्ध हो गई थी। किसी ने पहले भी ऐसा करने की कोशिश की थी और असफल रहा था। लोग पुल पर भागे और विपरीत दिशा में जाकर भागने की कोशिश की। हर कोई सोच रहा था कि सुरक्षा के लिए रखे गए खिलाड़ी कहाँ हैं। आखिरकार खिलाड़ी शिकारी प्रकट हुए और आगे बढ़े, सीधे क्रैकन के तंतुओं की ओर। स्थिति और भी अनुकूल हो सकती थी। पहरेदार पूरी तरह से हथियारों से लैस थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए तैयार थे, लेकिन किसी को तो क्रैकन को निष्क्रिय करना ही था। लेकिन तभी उनमें से एक को एक और खतरा नजर आया जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वह आदमी ठिठक गया, हिल भी नहीं पा रहा था। क्रैकन का तंबू तेजी से सीधे उसकी ओर उतर रहा था और अब न तो कोई खिलाड़ी था, न ही उसके आसपास कोई दो कारें। यह तो बस एक चमत्कार ही था कि यून्ही के माता पिता की कार कोई चोट नहीं लगी थी। दूसरे गार्ड, और हमें याद है कि उनकी रैंक काफी कम थी, अपने साथी के बचे हुए शरीर को देखकर डर गए। सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कुछ खिलाड़ियों ने राक्षस को कम से कम कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जबकि कुछ बस भाग गए। लोग खुद ही मलबे के नीचे से बाहर निकल आए। यून्ही और युन के माता पिता स्तब्ध बैठे रहे, कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन देर सवेर यह तो करना ही था। आखिरकार पिता ने वह बात कह दी जिसका सबको डर था।
हमें बाहर निकलना था, लेकिन बाहर पूरी तरह से अफरा-तफरी मची हुई थी, इसलिए बेहद सावधानी बरती गई। कांपती आवाज में उस आदमी ने परिवार को समझाने की कोशिश की कि अगर वे धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यून्हा ने अपने पिता को ऐसे देखा जैसे आखिरी बार देख रहा हो। उसे कुछ ऐसा पता था जो उसके पिता को अभी तक नहीं पता था। माँ बच्चों की ओर मुड़ी और कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें पिताजी की बात माननी होगी। इस तरह वे बच जाएंगे। खिलाड़ी उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने दरवाज़ा खोला और पुल पार करने के लिए अपना पहला कदम रखा। यून्हा सबसे आखिर में बाहर निकली। वह सबसे ज्यादा डरी हुई थी। कार से उतरते समय छोटी बच्ची लड़खड़ा गई और उसका टखना मुड़ गया। यून्हा के पास उसे समय पर सहारा देने का समय नहीं था और कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती थी। अब बच्ची डर के मारे जमीन पर बैठी अपने पैर पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी और उसने कहा कि वह खुद नहीं चल सकती। यून्हा रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसे उठकर खुद को बचाना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे खुद मरने का डर था, लेकिन अपने प्रियजनों को खतरे में डालने से और भी ज्यादा डर गई। तब पिता ने कहा कि आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है, वह अपनी बेटी को आसानी से गोद में उठा सकता है। इस तरह वे धीरे चलेंगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ पाएंगे। वह बच्ची के पास गया और उसे सावधानी से उठाने लगा। माँ और यून्हा ने बीच में कोई दखल नहीं दिया ताकि बेवजह परेशानी न हो। लड़का डरा हुआ था, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए। उसके पिता ने पूछा कि क्या वह जा सकता है और उसे हाँ में जवाब मिला। फिर एक खिलाड़ियों में से एक उनके पास दौड़ा और उन्हें आदेश दिया कि वे उसके पीछे चलें ताकि वे सबसे सुरक्षित तरीके से निकासी बिंदु तक पहुंच सकें। यून्हा ने सोचा कि जहां नियमित खिलाड़ी घबराए हुए थे, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और लोगों को निकालना शुरू कर दिया। लड़के को याद आया कि पिछली बार कैसा था। क्रैकन ही एकमात्र समस्या नहीं थी। उसे दूसरे राक्षसों के हमला करने से पहले पुल पार करना था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। अगले ही पल वह खिलाड़ी जो उनके साथ जाने के लिए सहमत हुआ था, छेदा गया। भाले से आर पार वार किया। वह मरकर गिर पड़ा और यून्ही के पिता रुक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, आश्रय की ओर बढ़ते रहें या कार में वापस लौट जाए। वह आदमी डर के मारे पुल के उस पार पानी से नए भयानक राक्षसों के झुंड को ऊपर उठते देख रहा था। यहाँ उनमें से एक ने अपने पंजों से रेलिंग पकड़ ली और हमारे नायकों के सामने प्रकट होने के लिए तैयार था। यून्हा को एहसास हुआ कि जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। उसके परिवार के उतरने से पहले ही ये जीव प्रकट हो गए थे। वे 7वीं श्रेणी के राक्षस गोताखोर थे, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि हर मिनट हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। भयानक शिकारी दांतों वाली आधी मछलियां भालों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थीं, हालांकि वे किसी का भी सिर आसानी से काट सकती थीं। उपचार में माहिर महिला खिलाड़ी हमले से बाल बाल बच गई, लेकिन कौन जाने वह कब तक टिक पाएगी। अनुभवी खिलाड़ियों ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और नागरिकों की बढ़त को रोकते हुए हमले को पीछे हटाना शुरू कर दिया। खिलाड़ी एक घायल लड़की को गोद में लिए हुए था और पूछ रहा था कि क्या आसपास कोई मरहम लगाने वाला है। जिस महिला को हमने पहले ही देखा था वह मदद के लिए आगे आई और घायल लड़की से कुछ ही मीटर की दूरी पर आगे दौड़ी, लेकिन शिकारी भी उनसे नहीं जीत सकी। एक अन्य गोताखोर का भाला बिजली की गति से लक्ष्य पर लगा और वह मर गया। राक्षस इतने ज्यादा थे कि जो लोग खुद को घिरा हुआ पाते थे उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। यूं ही परिवार इस अफरा तफरी के बीच पूरी तरह से असमंजस में खड़ा था। ठीक है, उनके चारों ओर गोताखोर बेकाबू हो रहे थे। थोड़ी दूर पर क्रैकन अपने तंतुओं से पुल के अवशेषों को चीर रहा था। यहाँ पिता ने बच्चों से कहा कि वे उसकी बात माने और बिना किसी हिचकिचाहट के वही करे जो वह उन्हें कहे, और बदले में वह उनकी रक्षा करने का वादा करता है। उसने अपनी पत्नी और बेटे को आदेश दिया कि वे पीछे मुड़कर न देखें, बस आगे की ओर दौड़ें और अपनी बेटी को आंखें बंद करने की सलाह दी। सोचने का समय नहीं था। वे सब भाग गए। बचने का यही एकमात्र मौका था, लेकिन कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सका कि कोशिश कामयाब होगी। ठीक उसी समय एक क्रैकन टेंटेकल उनके ऊपर से उड़ा और कई कारों और उनके यात्रियों को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दूसरे टेंटेकल ने भी यही किया और कारों को ऊपर उठाया और फिर उन्हें पुल से नीचे फेंक दिया। तीसरे टेंटेकल ने सीधे वार से पुल और कारों
दोनों को तहस नहस कर दिया, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं की कि ये हथकंडे कितने कारगर थे। यूनहा ने जो कुछ हो रहा था उसे देखा और उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने सही फैसला नहीं लिया था। आगे दौड़ना बहुत खतरनाक। लड़के ने अपने पिता को, जो आगे बढ़ रहे थे और जितना हो सके रास्ता साफ कर रहे थे, आवाज देकर उन्हें इसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन पिता पहले ही समझ चुके थे कि उन्हें रुकना होगा। टेंटेकल के एक और वार से क्रैकन ने ईंधन टैंकर को उछाल दिया और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। एक नई आग लग गई। आगे पुल पर लगभग कुछ भी नहीं बचा था और यून्ही का परिवार बस वही खड़ा आगे आग की लपटों को देख रहा था। यह समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें, कहाँ जाए, खासकर क्योंकि हमारे नायक बस जड़वत हो गए थे, किसी न किसी तरह कुछ न कुछ सोच पाने की कोशिश में। खिलाड़ियों को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सड़क तबाह हो चुकी थी, अतिरिक्त बल नहीं आ रहे थे, लोगों के पास अपनी दिशा समझने के लिए बस कुछ ही मिनट थे। उनमें से एक चिल्लाया कि उन्हें अतिरिक्त बल आने तक डटे रहना होगा, सिंहासनों को आकर राक्षसों का नाश करना ही था। यूना को याद आया कि उसके पिछले जन्म में क्रैकन के प्रकट होने के 30 मिनट बाद सिंहासन पहुंचे थे। चूंकि बच निकलने के रास्ते बंद थे, अब सारी उम्मीदें पुल पर मौजूद खिलाड़ियों पर टिकी थीं। वे गोताखोरों को हरा सकते थे, लेकिन अगर किसी ने जल्द ही क्रैकन को नष्ट नहीं किया तो सब मर जाएंगे। यूना को लगा कि वह शुरू से ही इसकी तैयारी कर रहा था। उसे अपने परिवार को बचाना था, चाहे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब कार्रवाई का समय आ गया था। लड़के ने अपने बैग से एक चाकू और कैंची निकाली और उसकी मां चिंतित हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या योजना बना रहा है। हमारे हीरो ने अपने माता पिता से खिलाड़ियों के पास रहने को कहा और मदद आने तक उन्हें मत छोड़ना। पिता लगभग चीख कर पूछने लगा कि क्या हो रहा है। वह भी मां से कम अपने बेटे के लिए चिंतित नहीं था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसका बेचैन बच्चा क्या करने वाला है। यूना ने कहा कि अभी तो खिलाड़ी उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो यूना माता पिता की मदद कर सकती है। उसने उससे पहले ही सब कुछ समझा दिया था। बच्चे की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि उसके माता पिता ने उसे रोका नहीं। शायद यह गहरे तनाव का नतीजा था। यूना अपनी बहन की ओर देखा और कहा कि वहां मौजूद एकमात्र व्यक्ति वही है जो मन का उपयोग और नियंत्रण कर सकती है, इसलिए उसे केवल तभी ऐसा करना चाहिए जब अत्यंत आवश्यक हो। लड़की बहुत डरी हुई थी और अपने भाई के लिए बहुत चिंतित भी थी और उसे जाने नहीं देना चाहती थी, फिर भी वह मान गई। लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़कर क्रैकन की ओर दौड़ लगाई। उसकी मां ने बस अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसे रोक नहीं पाई। यूना ने राक्षस को मारने, अपने परिवार को बचाने और दूसरी बार उसे मिले नए जीवन को जीने की ठान ली थी। वह एक चाकू तैयार रखे हुए कारों के बीच से राक्षस की ओर दौड़ा, लेकिन उसे लगा कि उसकी गति पर्याप्त नहीं है। फिर हमारे नायक ने एक खिलाड़ी के रूप में इस्तेमाल किए गए कौशल का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक बच्चे के शरीर में यह आसान नहीं था, लेकिन वह बल का इस्तेमाल करके गति बढ़ाने में कामयाब रहा। यह एक दिव्य कदम तकनीक थी और एक लड़के के शरीर में एक आदमी के लिए यह काफी कठिन था और उसकी ताकत ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। लेकिन इस तरह वह क्रैकन तक तुरंत पहुंच सकता था। इसलिए यूना ने खुद को नहीं बख्शा और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने अपने स्वर्गीय कदमों से फिर से उछला और तीर की तरह तेज छलांगों के साथ एक कार से दूसरी कार पर कूद गया। जिन लोगों ने उसे देखा वे बहुत हैरान थे। कोरिया में खिलाड़ियों की तकनीकों का इस्तेमाल किसी भी बच्चे ने पहले कभी नहीं किया था। जिन शिकारियों ने लड़के को देखा, उन्होंने उसे तुरंत रुकने का आदेश दिया। यह बहुत खतरनाक था, लेकिन हमारे नायक ने एक न सुनी और आगे बढ़ गया। गोताखोर भी आश्चर्य से ठिठक गए। उन्होंने ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं की थी और यून्ही की गति इतनी तेज थी कि उन्हें उसे नोटिस करने का समय ही नहीं मिला। लड़का दौड़कर पार हो गया, कारों की छतों से सीधे राक्षसों की ओर एक चाकू तैयार करके। वह हमला करने के लिए तैयार था। विरोधियों के पास पहुंचकर यूना ने अपने बचकाने हथियार को पहले से ही मन से ढंक लिया और अब वह इतना हानिरहित नहीं रहा। उसने पहले गोताखोर को एक ही वार में मार गिराया, लेकिन बाकी राक्षस उस लापरवाह बच्चे से बदला लेने के लिए मदद के लिए दौड़ पड़े। हमारे नायक के हाथ में चाकू उसकी छोटी बचकानी भुजाओं और कमजोर मांसपेशियों के बावजूद पूरी तरह से काम कर रहा था और उसके पिछले जन्म के युद्ध कौशल अब वापस आने लगे थे।
एक के बाद एक वार हुए और जल्द ही पराजित गोताखोरों की संख्या 10 से ज्यादा हो गई। लड़का कारों की छतों पर आगे बढ़ता रहा और पीछे राक्षसों की लाशें छोड़ता रहा। जब उसका रास्ता रुका तो चाकू के कुछ वार ने समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन इस लड़ाई ने निस्संदेह बच्चे की बहुत ताकत छीन ली। तब यूहन्ना ने तय किया कि वह गोताखोरों को नहीं मारेगा, बल्कि बस आगे बढ़ेगा और जब भी मुमकिन हो लड़ाई से बचने के लिए उनके ऊपर से कूद जाएगा। अगर यह नामुमकिन होता तो लड़का चाकू का इस्तेमाल करता। अब उसके पास वार करने के लिए ज्यादा ताकत थी और चाकू के एक ही वार से राक्षसों के सिर उड़ जाते थे। तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमारे नायक ने विरोधियों से बचते हुए हमलों को चकमा देना शुरू कर दिया। वह ऊपर से राक्षसों के ऊपर से कूदता और नीचे से उनकी नीचे लुढ़कता। इसी तरह यूहन्ना ने कारों के बीच की दूरी कभी कूदते कभी लुढ़कते हुए तय की। उसका लक्ष्य क्रैकन तक जल्द से जल्द पहुंचना था। चाकू ने बखूबी काम किया। मन का भंडार अभी भी काफी बड़ा था और राक्षसों के हमलों को पीछे हटाना आसान होता जा रहा था। पिछले जन्म के कौशल हर बार बेहतर काम किया। टेंटिकल्स का हिस्सा बस थोड़ा सा ही बचा था। रास्ता सिर्फ कुछ गोताखोरों ने रोका था और यूहन्ना को एहसास हुआ कि वह लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गया है। उसने अपना चाकू एक और राक्षस पर घुमाया और उसे लगभग आधा काट डाला। जिस तरह वयस्क यूहन्ना ने राक्षसों का नाश किया था, उसी तरह यह जानकर अच्छा लगा कि एक बच्चे के शरीर में भी वह अपने युद्ध कौशल को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने में कामयाब रहा। लड़का तेजी से आगे बढ़ रहा था। हमारे नायक को याद आया कि उसके पास पहले एक खास तकनीक थी। इससे उसे अपने वार की गति और तीव्रता बढ़ाने में मदद मिली। क्रैकन से मिलने से पहले उसे अभी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी थी। यूहन्ना ने जितना हो सके ध्यान केंद्रित करने और आगे की रणनीति सोचने की कोशिश की ताकि रास्ते में आने वाले सभी गोताखोरों को एक साथ खत्म किया जा सके। उसने अपनी सारी मनशक्ति अपनी उंगलियों और चाकू में इकट्ठा की, घूम गया और नीली रोशनी के बवंडर की तरह काम करने लगा। कई वार के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़के ने स्थिति का आकलन किया और परिणाम से काफी खुश था। गोताखोर मलबे के नीचे छिपकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यूहन्ना ने समय रहते इसे भांप लिया और हवा में ऊंची छलांग लगा दी और फिर जल्दी से नीचे उतरकर दुश्मन को तबाह कर दिया, इससे पहले कि उसे कुछ समझ भी आए। एक और राक्षस ने लड़के पर भाला फेंका, लेकिन हमारा नायक वार से बचते हुए फिर से कूद गया। आखिरी गोताखोर के साथ काम खत्म करने के बाद यूहन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा कि इसमें बहुत कम समय लगा। वह फिर से अपने आप में बदल गया, फिर से अमर हो गया। उस आदमी ने आगे कहा कि अब यह सब खत्म करने का समय आ गया है। क्रैकन बहुत करीब था। अब बस आखिरी कुछ दर्जन मीटर पार करना बाकी था। चाकू में कैंची जोड़ दी गई। हमारा हीरो कार की एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगा, साथ ही अतिरिक्त हथियार को भी मन से घेरता गया। यूहन्ना ने अपने पूरे शरीर पर जादुई सुरक्षा का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दुश्मन कितना ताकतवर है और उससे क्या उम्मीद की जाए। स्वर्गीय सीढ़ियां अब और भी बेहतर काम कर रही थी। दूरी बहुत तेजी से कम हो रही थी। अब हथियार इस्तेमाल करने का समय आ गया था। लड़का क्रैकन के सामने रुक गया और केवल अब यह स्पष्ट हो गया कि राक्षस की तुलना में यूहन्ना कितना छोटा था। नायक ने सोचा कि उसे अपने पास मौजूद हथियार से लड़ना होगा, हालांकि इससे राक्षस को ज्यादा नुकसान पहुंचने की संभावना नहीं थी। फिर भी कोई विकल्प नहीं था। इसी समय क्रैकन ने एक तंतु उठाया जो उसके पास आने की हिम्मत करने वाले को कुचलने की तैयारी में था। राक्षस थोड़ा चूक गया, जिससे उसके और यूहन्ना के बीच खड़ी कई कारें चकनाचूर हो गई। लड़का बस यही उम्मीद कर सकता था कि अंदर कोई लोग न हों। एक पल भी नहीं गंवाना था और हमारा नायक कूदकर सीधे टेंटिकल पर उतरा और खुद को सुरक्षित करने के लिए चाकू और कैंची से टेंटिकल में छेद कर दिया। राक्षस ने अपना अंग घुमाया और लड़का लगभग गिर पड़ा। राक्षस में फंसे अपने साधारण हथियार पर लटक गया। मुख्य कार्य सिर तक पहुंचना था, इसलिए यूहन्ना ने फिर से आकाशीय कदमों का इस्तेमाल किया और सबसे कमजोर जगहों के करीब पहुंच गया। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद उसने एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि इस तरह वह मोटी त्वचा को काटकर और भी गंभीर घाव कर पाएगा, और समय को उसके आने तक टालता रहा। सिंहासनों का एक बड़ा चीरा लगाना जरूरी था और लड़के ने यह तरीका निकाल लिया। वह सिर के ऊपर चढ़ गया और कैंची और चाकू को त्वचा में गहराई तक घुसा दिया। यूहन्ना हथियार पर लटका रहा
और अपने शरीर के वजन से क्रैकन की त्वचा को एक साथ दो जगहों पर काट दिया और कई मीटर नीचे उतर गया। यह एक बहुत ही कारगर उपाय था। हमारा हीरो खुश था कि वह अपनी योजना को अंजाम देने में कामयाब रहा। वह राक्षस को जड़ तक चीर देना चाहता था, लेकिन उसने समय रहते देख लिया कि एक क्रैकन का तंतु सीधे उसकी ओर उड़ रहा था। उसे एक लड़का वार से बचने के लिए पीछे कूद गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अगला हमला आने में ज्यादा देर होगी। जमीन पर उतरते ही युन्हा ने अपने कार्यों की रणनीति के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। उसे फिर से मजबूत और शक्तिशाली महसूस करना अच्छा लग रहा था। सच है, केंजी का एक ब्लेड राक्षस के शरीर में रह गया था, लेकिन इससे हमारे नायक का आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं डगमगाया। चूंकि हथियार खंजर जैसा था, युन्हा ने उसे फिर से मन से ढंक लिया और परिणाम से संतुष्ट था। यह था, फिर से हमला करना संभव था। इस समय नायक पर वारों की बौछार हुई, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। एक और तंतु से टकराकर, जो ठीक उसी जगह गिरा जहां लड़का अभी खड़ा था, वह फिर से क्रैकन के शरीर पर चढ़ने लगा। लेकिन एक और तंतु ने नायक को उसकी योजना को अंजाम देने से रोक दिया, लड़के को कीड़े की तरह नीचे गिरा दिया। युन्हा को हार मानने की आदत नहीं थी। वह फिर से क्रैकन के सिर पर चढ़ गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर राक्षस पर घाव करने लगा और उनमें मत डाल दिया। दरअसल इतने जोरदार वार लड़के पर बिना किसी निशान के नहीं गुजरे। उसने अपना शरीर पूरी तरह से थका दिया था, लेकिन युद्ध की गर्मी में उत्तेजना के मारे उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे नायक को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर रहा हो, लेकिन उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। खुद पर तरस खाने का भी समय नहीं था। क्रैकन ने टेंटिकल के वार से युन्हू को फिर से गिरा दिया। राक्षस को साफ तौर पर यह सब पसंद नहीं आया। उसे गुस्सा आने लगा था। टेंटिकल के अगले वार ने, लड़का इतनी दूर था कि क्रैकन तक पहुंचने में उसे कई मिनट लग जाते। हमारा हीरो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और कैंची से बने उस तात्कालिक खंजर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन राक्षस ने आखिरकार उस परेशान करने वाले दुश्मन से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। इसलिए उसने लड़के के पैरों के ठीक नीचे पुल के सहारे पर अपना अगला हमला किया। टक्कर अविश्वसनीय रूप से तेज थी और सहारे के टुकड़े टुकड़े हो गए और मलबा ओलों की तरह चारों तरफ उड़ने लगा। यूं ही किसी तरह बच गया। चट्टानों से सीधे टकराया, लेकिन अब वह पुल के एक टूटते हुए टुकड़े पर खड़ा था। अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था ताकि पानी में न गिर जाए। यह सोचकर कि इस कष्टप्रद शैतान का अंत करने का समय आ गया है, नायक ने एक नए हमले का संकल्प लिया। उसका मानस पहले से ही बहुत कमजोर था। लड़के ने क्रैकन के पास पुल के पूरे हिस्से तक कुछ ही छलांगों में दूरी तय कर ली, लेकिन उसके तंबू पहले से ही तैयार थे। वे वास्तुशिल्प संरचना को नष्ट करते रहे। सचमुच युन्हा के पीछे पीछे लड़के के पास कूदने का भी समय नहीं था। कंक्रीट के टुकड़ों पर चढ़ते हुए हमारे नायक को आभास हो गया कि राक्षस कुछ बुरा करने की फिराक में है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। क्रैकन ने ट्रक को पकड़ लिया और उसे सीधे अपने जिद्दी प्रतिद्वंद्वी पर फेंकने की तैयारी में लग गया। जाहिर है यही उसकी योजना थी। लड़के ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया था। वह खड़ा होकर राक्षस के दूसरे तंतुओं के हमले को रोकने की तैयारी कर रहा था, जो थोड़े नीचे और पास थे। तभी ट्रक ने हमला करना शुरू कर दिया। राक्षस उस पर जो दबाव डाल रहा था, झपटने की तैयारी कर रहा था, उससे चीखने की आवाज आ रही थी। तभी युन्हा ने आवाज सुनी। अब ट्रक उस जगह की ओर तेजी से उड़ रहा है जहां बच्चा अभी अभी गया था। एक पल और उसमें से बस एक गीला धब्बा रह जाएगा। हमारे नायक ने हथियार पर बचा हुआ सारा मन इकट्ठा कर लिया ताकि हमले की शक्ति अधिकतम हो। यह इतना आसान नहीं था। फिर भी स्वभाव से युन्हा विजेता था। उसने चिल्लाकर कहा कि अब उस सनकी को उसके किए की सजा मिलेगी। अपने साधारण हथियार को अपने ऊपर उठाते हुए सिर पर उसने ब्लेड पर अपार ऊर्जा केंद्रित की। अविश्वसनीय प्रयास की कीमत पर लड़का कैंची के एक टुकड़े से अपनी ओर उड़ रहे ट्रक को आधा काटने में कामयाब रहा। सिंहासन भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। प्रहार इतना जोरदार था कि युन्हा खुद भी अंत तक लगभग अपने पैरों से गिरता रहा। उसे विश्वास नहीं था कि वह एक बच्चे के रूप में ऐसा कुछ कर सकता है। क्रैकन की आंख तक बस कुछ ही मीटर बचे थे और हमारा नायक फिर से वार करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर सब कुछ उसकी आंखों के सामने फिर से तैरने लगा। अगले ही पल लड़के को एहसास हुआ कि वह करवट लेकर लेटा हुआ है।
उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह पलक भी नहीं झपका पा रहा था। कैंची यून्हा के सामने पड़ी थी। उसके पीछे आग धधक रही थी और उसने आखिरी कोशिश की कि कम से कम अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। उसका मन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मेरे दिमाग में विचार घूम रहे थे कि मुझे हिलने डुलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता था कि मन इतनी अचानक खत्म हो जाए। नायक, उसने सोचा कि अगर वह अभी उठकर जो शुरू किया था उसे पूरा नहीं कर सका तो उसका अब तक का सारा काम बेकार है। उसकी पलकें झपकाने वाली आंखों के सामने बस एक ही निशाना था, क्रैकन। वह इतना करीब था कि उसे बस हाथ बढ़ाकर मार गिराना ही काफी था, लेकिन योनि में इतनी ताकत नहीं थी। वह बस मुट्ठी को सहारा देकर अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठा पाया, लेकिन यह बस एक पल के लिए ही रहा। हमारे हीरो ने फिर से उठने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि अभी हार मानने का समय नहीं था। यह बहुत मुश्किल था, लेकिन लड़का सचमुच सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर आगे बढ़ता गया। लड़के ने मंत्र की तरह खुद से दोहराया कि उसे अंत तक जाना है और कम से कम पास गिरे कैंची के टुकड़े तक रेंगने की कोशिश की। उसके पास एक बड़ा प्रोत्साहन था। यून्हा जीना चाहता था और पिछले जीवन की तरह अपना दूसरा जीवन नहीं जीना चाहता था, बल्कि उसे अपने परिवार के साथ बिताना चाहता था। क्रैकन का विशाल तंतु हवा में उछल गया। राक्षस का बीच में रुकने का कोई इरादा नहीं था। यह यून्हा के ठीक ऊपर मंडराता रहा और एक पल बाद ही नीचे गिरकर बच्चे को चींटी की तरह कुचल दिया। नायक को एहसास हुआ कि अब उसकी जान जा सकती है। उसके पास वार से बचने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह इस तरह मरना नहीं चाहता था। वह मरना नहीं चाहता था और उसने ब्रह्मांड से चमत्कार होने की प्रार्थना की। और फिर उसे लगा कि सचमुच एक चमत्कार हो रहा है। यून्हा की बाहों ने उसे जकड़ लिया और लड़के ने खुद को अपनी बहन की बाहों में पाया, इतनी जल्दी कि उसे यह भी ख्याल नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंच गई, और वह भी खतरे में थी। उसे बस एक बड़ी राहत का एहसास हुआ। लड़की चीखी और क्रैकन से कहा कि वह उसके भाई को छूने की हिम्मत न करे। युम्भू को बचाने की उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि बच्चों के चारों ओर मन की एक सुरक्षात्मक चमक चमकने लगी। क्रैकन के तंतु ने अपनी गति पूरी की, ठीक उसी जगह पर प्रहार किया जहां बच्चे थे, और चमक और तेज हो गई। गोताखोरों ने भी अपने हमले रोक दिए और विस्मय से जम गए। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। चिंगारी और टुकड़े। क्रैकन का तंबू राक्षसों तक पहुंच गया था, यहां तक कि जो लोग खुद को सिंहासनारूढ़ कहते थे उनके पास भी इतनी शक्तिशाली रक्षात्मक शक्ति नहीं थी। कम से कम उस जमाने में रहने वालों के पास तो नहीं। क्रैकेन के प्रहार से पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इससे उसका एक बड़ा टुकड़ा टूट जाना चाहिए था, जिससे उस लड़के और लड़की को कुचल दिया जाना चाहिए था, लेकिन तंबू का केवल आधा हिस्सा ही बचा। यून्हा को एहसास हुआ कि तमाम भविष्यवाणियों के बावजूद वह बच गया था। यह सचमुच एक चमत्कार था। यून्हा द्वारा रचित एक चमत्कार। एक चमत्कार, एक ऐसा उपहार जो दुनिया और उसके भौतिक नियमों को बदलने की क्षमता रखता है। पिछले जन्म में हमारा नायक 4 लोगों को जानता था जो ऐसा करने में सक्षम थे, जिनमें उसकी वफादार साथी लिवान भी शामिल थी। जब यूना ने पहली बार अपनी बहन के मन के भंडार को देखा तो उसने सोचा कि यह चमत्कार करने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन आखिरी क्षण तक उसे अपने अनुमानों पर यकीन नहीं था। अब चमत्कार हो गया। लड़की ने अपने भाई को गले लगाया, उसे शांत किया और दोहराया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने उन दोनों को बचा लिया, लेकिन वह भी नहीं। इसे समझो, मन की चमक कम नहीं हुई और लड़के को एहसास हुआ कि यूना का जादू अभी भी काम कर रहा है। उसके घाव सचमुच उसकी आंखों के सामने भर रहे थे, लेकिन बस इतना ही नहीं था। लड़की ने उन्हें एक सुरक्षात्मक गुंबद से ढक दिया, जिससे वे क्रैकन के नए हमलों से बच गए, जबकि उसे बस अपने भाई की भलाई की चिंता थी। यूना भी अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बहन के लिए चिंतित था। उसने पूछा कि क्या सब ठीक है। किसी चमत्कार का निर्माण बिना किसी निशान के नहीं होता। आमतौर पर उपहार का इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा होती है। यूना मुस्कुराई और जवाब दिया कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। शिकायत करना उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग था। वह एक खुशमिजाज और आशावादी बच्ची थी, लेकिन फिर उसे लगा कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं है जितना उसे पहले लगा था। वह बहुत थकी हुई थी। बच्ची की आंखें बंद होने लगीं और वह अपने चिंतित भाई की गोद में लगभग सो गई। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी।
यूना के शांत चेहरे और उसके दिल के आसपास की हल्की चमक को देखकर हमारे नायक को एहसास हुआ कि उसके पास जीवन निर्वाह के लिए बस इतना ही मान बचा था। यह बहुत अच्छी बात थी। अगर चमत्कार के उपहार का उपयोग करने की कीमत सिर्फ मान होती तो छोटी बहन ठीक हो जाती। यूना ने लड़की को सावधानी से जमीन पर लेटा दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतना ठीक हो गया है। अब वह उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। घाव भर गए, ताकत वापस आ गई और लड़का यूना को आराम करने के लिए छोड़ गया और उसने खुद तय किया कि जो शुरू किया था उसे पूरा करेगा और क्रैकन से फिर से लड़ेगा। उसे यकीन था कि इस बार वह कामयाब हो जाएगा। अपने आप सिंहासन आने में ज्यादा समय नहीं बचा था। बेशक अगर भविष्य में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया होता तो यूना ने खुद को एक सुरक्षा क्षेत्र से घेर लिया और राक्षस को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लड़का एक नीली चमक में लिपटा हुआ था। वह सोच रहा था कि कैसे सबसे अच्छा हमला किया जाए, जबकि क्रैकन ने यूना द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए टेंटिकल्स को पानी में उतारा और धीरे धीरे पुनर्जीवित किया। उसकी आंखें द्वेष से भरी थीं। राक्षस को समझ नहीं आ रहा था कि कुछ कीड़े कैसे। यूना ने उसके हमले को नाकाम कर दिया। यूना ने देखा कि क्रैकन ने अपनी आंखें खोल दीं, जिससे हमले के लिए उसका सबसे कमजोर हिस्सा खुल गया। क्या राक्षस बाकी यूना के इस तोहफे से इतना हैरान था? नायक मुस्कुराया, लेकिन तभी उस जीव का स्पर्शक ऊपर उठा, बच्चों को दागने की तैयारी में। लड़के ने फुसफुसाकर कहा कि कोई उसकी बहन को नहीं छुएगा। उसने सुरक्षा क्षेत्र को मजबूत किया और हमले को नाकाम करने के लिए अपने हाथों में मन तैयार किया। अपने पिछले जन्म में हमारे नायक ने अपनी हथेलियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया था और अब पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उसके पास ये हुनर थे। इस तकनीक को एक बच्चे के शरीर में दोहराए। यूना ने क्रैकन के तंतुओं को रोकने के लिए दोनों हाथ तैयार कर लिए। वह अपनी छोटी बहन की हर हाल में रक्षा करना चाहता था। लड़के ने एक तंबू पर वार किया, फिर दूसरे पर। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ। राक्षस के वार निशाने पर नहीं लगे। माना पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। यूना को एहसास हुआ कि वह सिंहासन के आने तक टिकने के लिए पर्याप्त मजबूत है। भविष्य बदल चुका था। उसका परिवार बच गया था, जिसका मतलब था कि अब क्रैकन को हराने की कोई जरूरत नहीं थी। बस उसे खुद को और यूना को मारने से रोकना ही काफी होगा। और इस काम के साथ अपनी बहन के जादू से मिली हालत में यूना बिना हथियार के भी आसानी से निपट सकता था। इससे लगभग आधे घंटे पहले एक घटना के कारण बगल के पुल पर ट्रैफिक जाम हो गया था। एक कबीले का नेता एक कार में सवार था। वह आदमी गुस्से में था। उसे अभी तक घटना के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह बस इसलिए गुस्से में था क्योंकि कारों का प्रवाह बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा था। वह ऊब के मारे जम्हाई ले रहा था। उसने धीरे से कहा कि लंबा इंतजार बेहद थका देने वाला होता है और ट्रैफिक जाम वाला यह शहर तो बिल्कुल असहनीय है। लाल बालों वाले खिलाड़ी ने ड्राइवर पर यह रास्ता चुनने का आरोप लगाया और उस पर सिर्फ स्टीयरिंग चलाने और पैडल बिल्कुल न दबाने का आरोप लगाया। वह आदमी अपनी सीट पर पीछे झुक गया और बोला कि उसे अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के बजाय राजगद्दी पर बैठने का पछतावा है। अब वह ट्रैफिक में फंस गया है। उसे शहर की रखवाली के लिए बुलाया गया है। वह राक्षसों से लड़ना चाहता था, आम लोगों से नहीं। शायद उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। स्थिति यह सुनकर ड्राइवर घबराकर हंस पड़ा। यहाँ उन दोनों को कुछ अजीब सा लगा। ड्राइवर भी एक खिलाड़ी था और काफी अच्छा खिलाड़ी। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी थी। सिंहासन की तो बात ही छोड़िए, यहाँ बहुत सारा मन है। ड्राइवर ने आश्चर्य से फुसफुसाया। लाल बालों वाले आदमी ने जवाब दिया कि उसने खुद इस पर ध्यान दिया था। उसी समय उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी और एक बहुत ही कष्टप्रद आवाज आई। पहले तो हीरो ने उसे तोड़ना चाहा, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। स्क्रीन को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने ऐसा नहीं किया था। व्यर्थ में रोका गया। यह एक तीसरे राक्षस के हमले का संदेश था। उस स्थान पर तत्काल बुलावा। पहले तो कबीले के नेता को इस जानकारी पर संदेह हुआ। वह समझ गया कि ट्रैफिक जाम से निकलकर युद्ध में जाना लगभग असंभव था। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक क्रैकन एक तीसरे राक्षस से लड़ना जरूरी था। यह काफी दिलचस्प था। सिंहासन की आंखें आग से चमक उठी। अब उसे बस इस बात की चिंता थी कि राक्षस कहाँ है और वहां जल्द से जल्द कैसे पहुंचा जाए। ड्राइवर ने अपने बॉस की तरफ देखा और सोचा
कि पास में ही कोई राक्षस उत्पात मचा रहा है और वह इससे खुश है। ऐसी प्रतिक्रिया देखकर लोग क्या सोचेंगे। फोन पर आवाज ने बताया कि घटना सोनान ब्रिज पर हुई थी, लेकिन वहां इस समय कई खिलाड़ी निकासी अभियान में व्यस्त हैं। यह पता नहीं चल पाया है कि वे क्रैकन को कोई नुकसान पहुंचा पाए या नहीं, क्योंकि वे ज्यादातर गोताखोरों के साथ व्यस्त हैं। सिंहासन को मुख्य राक्षस को निष्क्रिय करने का काम सौंपा गया है। आवाज के बाद उसने कहा कि वह पास में खड़े लाल बालों वाले आदमी को जल्द ही उठा लेगा। उसने फोन बंद कर दिया। अगले ही पल सिंहासन ने कार का दरवाज़ा खोला और उसमें से बाहर निकल गया। वह जल्द से जल्द अपना हथियार डिक्की से बाहर निकालना चाहता था। ड्राइवर ने ब्लेड कबीले के स्वामी को अपनी चीख से रोक दिया। घटनास्थल तक कम से कम 2 घंटे पैदल चलना था। उस आदमी ने अपने पैर फैलाए और कहा कि इतने ट्रैफिक जाम में क्रैकन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता पैदल ही है। उसके बाद उसने डिक्की खोली और अपनी प्रसिद्ध तलवार निकाली। ऐसे हथियार के साथ उसके पास राक्षस को हराने का हर मौका। ड्राइवर ने उसे एक बार फिर याद दिलाया कि वह समय पर पैदल नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में गाड़ी छोड़ना पागलपन होगा। सिंहासन ने उत्साह से उसकी ओर देखा और कहा कि इतनी दूरी तय करने के लिए उसके लिए 30 मिनट पर्याप्त होंगे। कुछ सेकंड बाद सिंहासन ने खुद को ऐसी शक्ति के प्रवाह में लपेट लिया कि यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि उसकी बातें सच थीं। उस आदमी की आंखें चमकने लगीं, उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं। बस इतना ही, बस एक सेल्यूशन लगाना और कॉल पर जाना बाकी था। और उसने ऐसा ही किया। कारों के बीच से भागता हुआ, ट्रैफिक में फंसा हुआ, मानो कोई चमकता हुआ धूमकेतु हो जिसके पीछे रोशनी की एक लंबी पूंछ हो। कारों के ड्राइवरों को बस एक नीली रोशनी की चमक देखने का समय मिला जो उनके पास से गुजरी। सिंहासन का ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा था और सोच रहा था कि बॉस अपने तत्व में है। उसे बस सबसे शक्तिशाली राक्षस को हराने का मौका चाहिए था। वह वही था, ब्लेड कबीले का स्वामी, अग्नि दानव कॉन्ग हंचुल, बिजली की तरह तेज और तूफान जैसा प्रबल। आधे घंटे बाद उसने गोताखोरों को अपने आसपास बिखेर दिया, उन्हें घातक आग से जलाते हुए आपदा के दृश्य के पास पहुंच गया। हंचुल की गति बहुत तेज थी। आग की लपटों में लिपटी तलवार ने विरोधियों के सिर बाएं और दाएं काट दिए, लेकिन उस आदमी ने छोटी छोटी बातों पर समय बर्बाद नहीं किया और क्रैकन की ओर बढ़ गया। वह लगभग वहां पहुंच ही गया था कि उसने आगे कुछ बहुत ही अजीब देखा, कुछ ऐसा जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। पुल के ठीक बीच में एक जादू का एक शक्तिशाली स्तंभ ऊपर उठा। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। सिंहासन आगे बढ़ता रहा, यह सोचते हुए कि यहाँ और अभी ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ऐसा कुछ कर सके। इसका मतलब था कि शहर में कोई नया आ गया था, कोई ऐसा जो सिंहासनों में से किसी एक के बराबर शक्ति का हो, लेकिन अभी तक सिंहासन नहीं। हाँ, वे युना और युन्हा थे। लड़का अपने हाथों की मदद से क्रैकन के लगातार बढ़ते प्रहारों को झेलता रहा। वह पहले से ही काफी थका हुआ था, लेकिन वह रुका नहीं, मदद की उम्मीद में। किसी भी क्षण आ पहुंचा। उसके पास अभी भी काफी मन बचा था और मदद आ गई। अपनी ज्वलंत तलवार पर भरोसा करते हुए कांग हंचुल तेजी से बच्चों की ओर बढ़ रहा था। क्रैकन के सभी तंबुओं को काटने के लिए बस कुछ ही वार लगे। युना और युन्हा को खतरा था। सिंहासन वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। हमारे नायक ने राहत की सांस ली। आखिरकार वह थोड़ा आराम कर सका। आखिरकार एक बच्चे के शरीर में लड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी लड़के ने उस व्यक्ति को पहचान लिया जो उनकी मदद के लिए आया था। अपने पिछले जन्म में वह अग्निदानव से अच्छी तरह परिचित था। क्रैकन के सिर और आंखों पर कई बार हुए घाव वाली जगह आग से जलने लगी। दानव लगभग पराजित हो चुका था, लेकिन यहाँ मुख्य शब्द व्यावहारिकता है। राक्षस आग बुझाने और संभलने का मौका पाने के लिए पुल से पानी में कूद गया। जलती हुई तलवार वाला सिंहासन पानी पर बने विशाल वृत्तों को देखता रहा। उसके पीछे खड़े बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है या आगे भी जारी रहेगा। पायरोकाइनेटिक्स के वरदान ने सिंहासन को आग पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की अनुमति दी। दरअसल इसी वरदान के कारण उसे अग्निदानव का उपनाम मिला, लेकिन पानी के नीचे ज्वाला शक्तिहीन थी। जब तक क्रैकन पानी की सतह पर नहीं आया, हंचुल के पास करने के लिए कुछ नहीं था। उसने चारों ओर देखा और मैंने देखा कि पुल के अवशेषों पर बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे। वे डरे हुए लग रहे थे, लेकिन बिल्कुल सामान्य। गौर से देखने पर सिंहासन को लगा कि वे बस 2 बच्चे हैं।
नए खिलाड़ी या योद्धा नहीं लग रहे। वहां था। लड़की के चारों ओर भारी मात्रा में मान था। हाइचुल यह जानकर हैरान रह गया कि उसने जो जादू देखा वह जाहिर तौर पर उसी का किया हुआ था। उस आदमी ने अंदाज़ा लगाया कि छोटी बच्ची अपना सारा मान खर्च कर चुकी है और बेहोश हो गई है, और जो लड़का अब उसे गले लगा रहा था उसकी जगह क्रैकन से बचाव के लिए खड़ा हो गया। काम हंचू मांसाहारी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। वह देखना चाहता था कि ये बच्चे आगे चलकर किस तरह के खिलाड़ी बनेंगे। वह उन्हें पहले से ही भविष्य के प्रतिद्वंद्वी मानता था, लेकिन समय से पहले अपने इरादे जाहिर करना नामुमकिन था। सिंहासन बच्चों के पास गया और हाथ हिलाकर वादा किया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आंखें थोड़ी सी कोरते हुए उसने सोचा कि कम से कम अभी तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, फिर देखेंगे। युन्हा ने अग्नि दानव को अविश्वास से देखा। वह जानता था कि वह कैसा इंसान है। वह जानता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय हंचू की दिलचस्पी सिर्फ उस राक्षस में थी। उसने अपना सारा ध्यान क्रैकन पर केंद्रित कर दिया। उसे उससे छुटकारा पाना था। ब्लेड कबीले के मुखिया ने लड़के को चेतावनी दी कि वह न आए। करीब आओ और दखलंदाजी मत करो, अब यह खतरनाक होगा। राक्षस पानी के नीचे से ऊपर उठने लगा। पुल से उसके तंतुओं की हालचाल साफ दिखाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि राक्षस खतरे से भागने वाला नहीं था और अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ था। हमारे नायक को याद आया कि कांग हंचुल अपने पिछले जन्म में कैसा था, जब वह पहले से ही बहुत बड़ा हो गया था और अमर से मिला था। अग्नि दानव लगातार उसे उकसाने की कोशिश करता था। वह अपनी ताकत मापने और प्रवेश करने के लिए ऐसा करता था युद्ध में, लेकिन युन्हा ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की। उनकी पहली मुलाकात खंडहरों में हुई और अग्नि दानव ने हमारे नायक से कहा कि उसकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा उसके प्रकट होने से पहले हैं। जब उससे पूछा गया कि वह क्या चाहता है, तो हयानचो ने जवाब दिया कि वह बस यह देखना चाहता था कि क्या अमरता उतनी ही अच्छी है जितनी दूसरे लोग बता रहे हैं। अग्नि दानव ने लड़ने की पेशकश की, लेकिन युन्हा ने जवाब दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है और बस उसे रास्ते से हटने के लिए कहा ताकि वह आगे निकल सके। कांग हुनचोल ने कहा कि वे अपनी क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही आगे निकल पाएंगे। शक्ति और कोई रास्ता नहीं था। अमर ने जोर से सांस छोड़ी। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन जाहिर तौर पर वह लड़ाई से बच नहीं सकता था। उसने अपनी तलवार पर मान लगाया और अपने अड़ियल प्रतिद्वंद्वी से वादा किया कि अगर वह उसके रास्ते में खड़ा हुआ तो उसे बहुत पछतावा होगा। अग्नि दानव बेहद खुश था, क्योंकि आखिरकार उसे वह मिल गया था जो वह चाहता था। प्रेरणा से भरकर उसने आग की लपटों में घिरे अपने हथियार को अपने सिर के ऊपर उठाया, लेकिन युन्हा ने पहले वार किया। जवाब में उसे भी आग की एक किरण मिली। फिर उसने कुछ और वार और लड़ाई खत्म। अब हमारा हीरो अपनी बहन को गले लगा रहा था और उस व्यक्ति की पीठ देख रहा था जिसने पिछले जन्म में उसे परेशान किया था और शायद अब भी उसे परेशान करेगा। बालक बनने से पहले कांग हंचुल ने अमर को कई बार द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन युन्हा उसे कभी हरा नहीं पाया। अग्नि दानव की खासियत यह थी कि दुश्मन जितना शक्तिशाली होता, उसे हराने के बाद वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता, और यह बार बार होता रहा। वह तो बस युद्ध के लिए ही पैदा हुआ था। अब हुनचुल ने झांका। गहराई में उतरकर उसने अफसोस जताया कि क्रैकन को प्रकट होने में संदिग्ध रूप से बहुत देर हो गई। क्या वह सचमुच उस छोटी सी आग से डर गया था? उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस राक्षस की अपनी एक कपटी योजना थी और वह पुल के सहारे को नष्ट करना चाहती थी। यह महसूस करते हुए कि स्तंभों ने सड़क को थामना बंद कर दिया है, सिंहासन को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। लेकिन जब तक पुल ढह नहीं गया, वह अपने पैरों पर खड़ा रहा। उस आदमी ने बच्चों पर चिल्लाया कि वे हिले नहीं, क्योंकि उस जीव ने स्तंभ को नष्ट कर दिया है और वे सभी किसी भी क्षण नीचे गिर सकते हैं। युन्हा अपनी छोटी बहन को गोद में उठा लिया ताकि अगर कुछ हुआ तो वह उसे लेकर किसी सुरक्षित जगह पर कूद सके, और ब्लेड लॉर्ड को लगा कि बच्चों की मौजूदगी उसे पूरी ताकत से लड़ने से रोक रही है। वह चिढ़ गया। हालांकि पुल नहीं गिरा। टूटे हुए स्तंभों की बजाय अब उसे मन के दो नीले स्तंभों का सहारा था। कोई और भी युद्ध में शामिल हो गया। कांग ह्यूनचो ने ऊपर देखा और सोचा कि उसके जूते भीगने से बचाने के लिए मदद ठीक समय पर पहुंच गई है। एक हेलीकॉप्टर पुल के ऊपर मंडरा रहा था और सिंहासन ने उसे संबोधित करते हुए जोर जोर से कृतज्ञता के शब्द चिल्लाए। वह लड़की जिसे वह किसी कारण से पवित्र माँ कहता था,
द्वार पर खड़ी थी और इस बात पर नाराज थी कि वह अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसे इस नाम से पुकारा जाए। वह 12 पार्क हूर रिम में से एक थी। उसने अपने साथी को चिल्लाकर बताया कि उन्होंने उसे हेलीकॉप्टर से दुर्घटना स्थल तक ले जाने की पेशकश की थी, तो फिर वह अकेले पुल की ओर क्यों भागा? उस आदमी ने खुशी से अपनी उंगली उठाई और कहा कि उसे तुरंत वहां पहुंचना है। सीएल, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अनोखा था। लड़की ने उससे कहा कि अब सिर्फ क्रैकन पर ध्यान दो। जल्द ही अतिरिक्त बल आने वाले थे और फिर वे नागरिकों से निपटेंगे। उसने हंचू पर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया और उसे काफी जोरदार बफ भी दिया। उस आदमी को साफ तौर पर यह पसंद नहीं आया। कांद चिल्लाया कि उसे उसके बफ की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्किम ने पलटकर जवाब दिया कि वह दिखावा करने की स्थिति में नहीं है। हेलीकॉप्टर के उड़ते हुए पीछे पीछे अग्निदानव चिल्लाया कि ये बच्चे अब उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। युन्हा ने अपनी बहन को और कसकर गले लगा लिया। वह खुश था कि उसे अपने पुराने दुश्मन से दोबारा नहीं जूझना पड़ेगा। पारकरम ने हंचुल को जवाब दिया कि वह जानती है और उसका ध्यान रखेगी। लड़की ने उस लड़के को ध्यान से देखा जिसने लड़की को गोद में लिया हुआ था। इसी समय पानी की सतह पर फिर से विशाल अलग अलग वृत्त दिखाई देने लगे। क्रैकन धीरे धीरे पानी की सतह पर आया। अब उसकी लाल आग से चमकती आंखें दिखाई देने लगी। एक पल और उसके तम्बू फिर से चारों ओर सब कुछ नष्ट करने लगे। पुल पर विशाल राक्षस के सामने कई छोटी छोटी आकृतियां खड़ी थीं। एक लड़का अपनी बहन को गोद में लिए हुए था और एक आदमी जो अगले कुछ मिनटों में राक्षस को हराने का इरादा रखता था, खुशी से यह कहते हुए कि उसका लक्ष्य आखिरकार फिर से पहुंच गया है। कांग ह्यूंग चू आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत से पुल के मलबे के किनारे से धक्का दिया और क्रैकन से जल्दी से निपटने के लिए सीधे उसके सिर पर कूद गया। इस प्रक्रिया में सिंहासन पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गया और अब उसकी तुलना में एक छोटी सी लौ जैसा लग रहा था। राक्षस के आकार के अनुसार ऐसा लग रहा था कि अग्निदानव अब पूरी तरह से ज्वाला का बना हुआ था। उसकी छवि में बिल्कुल भी मानवीय अवशेष नहीं बचे थे। वह क्रैकन पर इतने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा कि राक्षस ने हमला करने का जोखिम भी नहीं उठाया, बल्कि बस जम गया और दुश्मन को देखता रहा। किसी तरह हंचुल पानी में डूबे बिना उसकी सतह पर आसानी से चल पाया। शायद सिंहासन के पास केवल जूते ही गीले हुए थे। क्रैकन से कुछ ही मीटर की दूरी बची थी। अंततः राक्षस अपने से बाहर आ गया, स्तब्ध होकर हिलने लगा, अपने विशाल तंबुओं को जोरदार प्रहार के लिए ऊपर उठा रहा था। उसी क्षण सिंहासन की तलवार ने एक साथ कई तंबुओं को काट डाला, जिससे स्वामी को चकमा देने से बचा लिया गया। अग्निदानव के चारों ओर आग का एक पूरा गोला बन गया, जिसने उसे क्रैकन के किसी भी हमले से भी बचाया। हंचो खुद से और अपने कर्मों के परिणाम से खुश था। वह समझ गया था कि जीत लगभग उसकी झोली में है। राक्षस को कमजोर कहकर सिंहासन एक ज्वलंत धूमकेतु में बदल गया और उसने अपना पहला प्रहार किया। क्रैकन के सिर पर वार किया। फिर वह कूदा और राक्षस के कुछ और तंतु काट दिए, जिससे आग की वजह से यह देखना मुश्किल हो गया कि असल में क्या हो रहा है। सब कुछ जल रहा था। हंचू खुद, उसके कपड़े, उसकी तलवार, उसके पैरों के निशान, उसका प्रतिद्वंद्वी भी जल रहा था और उसे आग की लपटों से काफी नुकसान हो रहा था। क्रैकन मर रहा था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं, लेकिन गुस्से से लाल चमक के बजाय उनमें अब निराशा और पीड़ा दिखाई दे रही थी। अग्निदानव ने लौ की मात्रा कम कर दी और कंधे पर तलवार। उसे अपने कर्मों के परिणाम का मूल्यांकन करना था। बच्चों ने भी क्रैकन को देखा। सिंहासन की आकृति के पीछे वे केवल यह देख पा रहे थे कि राक्षस आग से धधक रहा था और गंभीर रूप से घायल था। युन्हा को एहसास हुआ कि क्रैकन हार गया है और उसने अपनी खुशी छिपाए बिना अपनी बहन को इसके बारे में बताया। वह सचमुच भविष्य बदलने में कामयाब हो गया था। पाक हूर रिन जितनी जल्दी हो सके बच्चों के पास दौड़ी। लड़की ने सबसे पहले बच्चों को पुकारा और पूछा कि क्या सब ठीक है। सिंहासन ने अपनी छड़ी डामर पर पटक दी और घोषणा की कि वह उपचारात्मक जादू से उनके घाव जल्दी भर देगी। कल्पना कीजिए कि उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा जब पता चला कि न तो लड़के को और न ही लड़की को एक खरोंच तक आई थी। युन्हा ने लड़की को आशंका से देखा। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि उससे क्या उम्मीद की जाए, लेकिन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए उसने सतर्क रहने का फैसला किया। हंचू के आने से पहले पुल पर दिखाई देने वाले प्रकाश स्तंभ को याद करते हुए पार्क होम को एहसास हुआ कि यह संभवतः किसी चमत्कार का उपहार था। बच्चों के जख्म पूरी तरह भर गए
और वह चकित रह गई। हायरम उस लड़की को छूना चाहती थी। उसने पहले कभी कोई चमत्कार या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था जिसके पास यह वरदान हो। युन्हा ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। गुस्से से लड़की पर चिल्लाया कि उसकी बहन को छूने की हिम्मत मत करना। लड़के की निगाहें आत्मविश्वास और शक्ति से भरी थी, जो एक साधारण बच्चे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन फिर वह साधारण नहीं था। हायरम ने इसे महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ लड़की ही दिलचस्प नहीं थी, लड़के में भी कोई कम नहीं था। संभावित बहुत समय से किसी ने उसे इतनी खुलेआम धमकी नहीं दी थी। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इस तरह धमकी दे सकता है, और वह सोचने लगी कि वह कौन है। तुरंत जवाब मिलना संभव नहीं था। हेलीकॉप्टर आ गए, जिनका मतलब था कि बच्चों को तुरंत पुल से निकालकर अस्पताल ले जाया जाएगा। पैक को संदेश मिला कि एक बचाव दल लड़के और लड़की को पुल पर ले जाने के लिए तैयार है। पुल पर रहना खतरनाक था। युन्हा को बहुत राहत मिली। किसी कारण से सिंहासनों से बात करते समय वह इस भावना से मुक्त नहीं हो पा रहा था कि वह खुद को और अपनी बहन को खतरे में डाल रहा है। टीवी समाचार उद्घोषक ने घोषणा की कि शाम लगभग 5:00 बजे एक क्रैकन ने ज़ांगन पुल पर अचानक हमला कर दिया, जिससे कई नागरिक और खिलाड़ी हताहत हुए। प्रस्तोता ने आगे कहा कि खोज और मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है, इसलिए मृतकों और घायलों की सही संख्या बताना अभी संभव नहीं है। सरकार ने इस त्रासदी पर टिप्पणी की, लेकिन युन्हा ने आगे कुछ नहीं सुना। वह अस्पताल में था और अपनी बहन की हालत के बारे में जानकारी का इंतजार कर रहा था। नायक को भी अपने माता पिता के साथ क्या हो रहा है इसमें दिलचस्पी थी, लेकिन यूना अभी छोटी थी और इसलिए उससे सबसे पहले उसकी चिंता करनी थी। लड़की अस्पताल का गाउन पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पलकें हल्की सी कांप रही थीं। एक नर्स आई और उसने बताया कि डॉक्टर ने बच्ची की हालत स्थिर बताई है। उसी मानसिक कमजोरी थी, लेकिन औषधि के इस्तेमाल के बाद सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी सामान्य हो जाओ। लड़के को याद आया कि पिछली बार उसके पिता, माँ और बहन कैसे जीवित नहीं बचे थे। शायद यही उसकी सबसे बुरी याद थी। अब युन्हा लगभग खुश था। उसने भविष्य बदल दिया। सब कुछ अच्छा हुआ। युना नहीं मरी, और जाहिर है उसके माता पिता भी नहीं मरे। लड़के ने युना के माथे पर हाथ रखा। अब वह पुल पर जितनी ठंडी नहीं थी। लड़की की ताकत धीरे धीरे लौट रही थी। औषधि ने काम करना शुरू कर दिया। तभी लड़के ने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वह घबरा गया। बहुत कुछ था। उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। यह उसके पिता थे। वह एक साथ गुस्से में और चिंतित भी थे। ऐसा लहजा शुभ संकेत नहीं था। लेकिन युन्हा ने फिर भी मुड़कर देखा कि कैसे माता पिता जल्दी जल्दी लेकिन सावधानी से युना के कमरे में घुसे। उनके चेहरे डरे हुए थे। पिता अपने बेटे की लापरवाही पर गुस्से से चीखने को तैयार थे। वह पूरी ताकत से खुद को रोक रहे थे। उनके होंठ कांप रहे थे। मां ने अपने पति को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। युन्हा को एहसास हुआ कि अब कोई बड़ा कांड हो सकता है। अगर यूना न होती, जो सो रही थी, तो उसे जोरदार डांट पड़ती। लड़के ने तय कर लिया कि अब उसका अंत हो गया। उसने सिर झुका लिया और अपने माता पिता की फटकार और उलाहना सुनने के लिए तैयार हो गया। इसके बजाय उसकी मां ने चिंतित स्वर में उससे पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, कैसा महसूस हो रहा है और क्या वह बहुत डरा हुआ है। लड़के ने डरते हुए बुदबुदाया कि उसके साथ सब कुछ ठीक लग रहा है। वह अपने माता पिता की ओर आंखें उठाकर देखने से डर रहा था। पिता ने पूछा कि यूना को क्या हुआ है, और नो युन्हा ने जवाब दिया कि उसके पास बहुत कम मन बचा है, लेकिन डॉक्टरों ने जरूरी औषधि देकर उसे ठीक कर दिया है और अब छोटी बहन सो रही है। पिता ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। लड़का सिर झुकाए खड़ा रहा। उसने खुद को उस अपरिहार्य स्थिति के लिए तैयार किया। और फिर उसके पिता ने छिड़कते हुए पूछा कि युन्हा ने उनकी और उसकी मां की बात क्यों नहीं मानी और भाग क्यों गई। लड़के को बस पूछने के अलावा और कुछ बेहतर नहीं सूझा। माफी के लिए। वह समझ गया था कि अपने माता पिता की नज़र में वह उनके और युना के सामने बहुत दोषी था। लेकिन तभी युन्हू के मन में एक विचार आया, क्या माफी मांगना वाकई जरूरी है? आखिरकार उसने अपने परिवार को बचाया था। यही सबसे अच्छा नतीजा हो सकता था। हमारे नायक ने सोचा कि उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है कि उसने आज्ञा नहीं मानी। यह सोचकर लड़का मुस्कुराया।
खास बात यह है कि उसके पिता को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। माता पिता अपने बेटे को धमकी भरी नज़रों से देखते रहे और वह ऐसा दिखावा करता रहा जैसे वह सचमुच बहुत दोषी। चूंकि आप एक बच्चे के शरीर में हैं, इसलिए आपको एक बच्चे की तरह व्यवहार करना होगा। लेकिन तभी हमारे नायक ने अपने पिता को फिर से गौर से देखा। वह अपने बच्चों के लिए इतना चिंतित था कि उसकी उम्र 15 साल हो गई थी। अपनी माँ की ओर देखते हुए यून्हा ने देखा कि उसके साथ भी ठीक यही हुआ था। युवती अपने अनुभव से बहुत व्यथित लग रही थी। अब लड़के को समझ आया कि उसकी शरारत ने उसके माता पिता की कितनी सेहत को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह दूसरा जीवन जी रहा था और उन्हें निश्चित मृत्यु से बचा रहा था। नायक को एहसास हुआ कि उसके माता पिता को बस इस बात की चिंता थी कि उनका बेटा उनकी बात न मानकर क्रैकन की ओर भागा था और खुद को खतरे में डाल रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि अपने परिवार को खोने का क्या मतलब होता है, इसलिए उसने एक पल भी नहीं झिझका और उनकी राय नहीं पूछी। अब उसे फिर से बच्चा बनना था, इसलिए यून्हा ने अपने पिता की ओर देखा, रोया और माफ़ी मांगी। लड़के ने कहा कि वह गलत था, उसे इस बात का पूरा एहसास था और उसने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। किसी ने चिल्लाया या डांटा नहीं। उसे माँ ने अपने बेटे की ओर बाहें फैला दी और उसे अपने कोमल और स्नेही आलिंगन में आमंत्रित किया। यून्हा ने खुद को उसकी गर्दन पर डाल लिया और अपने जीवन में, इस जीवन में और पिछले जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खुश था। क्या भविष्य इस बार सचमुच सुखी हो सकता है? नायक को अपनी खुशी पर यकीन नहीं हो रहा था। पिता ने भी उसे और उसकी पत्नी को गले लगाया। वह तुरंत शांत हो गया क्योंकि वह यून्हा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उससे बस इतना कहा कि वह फिर कभी ऐसा न करे। यून्हा सचमुच रोने लगा। उसे राक्षसों से लड़ने की जरूरत नहीं थी, अब और नहीं। वह एक साधारण बच्चा हो सकता था। अगली सुबह यून्ही का परिवार यून्हा को घर ले जाने के लिए अस्पताल लौटा। लड़की पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। पिता ने लड़के से सख्त लहजे में कहा कि वह कमरे में बैठे और कहीं न जाए जबकि वह और उसकी माँ सभी जरूरी कागजात पूरे कर रहे हैं। यून्हा ने खुशी से हाथ उठाया और वादा किया कि वह बिना हिले डुले यून्हा के बिस्तर के पास उनका इंतजार करेगा। हमारे नायक को लगा कि पुल पर हुई घटना के बाद उसके माता पिता ने उस पर भरोसा करना पूरी तरह से छोड़ दिया है और वह, काश ये जल्दी खत्म हो जाए। यून्हा सोती रही। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन उसके गालों पर लालिमा आ गई थी। यून्हा अपनी बहन के बिस्तर के पास बैठा कुकीज खा रहा था। ये बचपन की वो छोटी छोटी खुशियां थीं जिनकी उसे पहले बहुत कमी महसूस होती थी। आखिरी टुकड़ा खत्म करने के बाद लड़के का अपनी उंगली चाटने का भी मन कर रहा था। कुकीज बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन छोटी थी।